एप 191 टू 200 जूनियर सिस्टर कयई का जीवन दुर्भाग्य से भरा हुआ ही कहा जा सकता है। जब किनकिन ने कयई के बारे में बात की तो उसके चेहरे पर सहानुभूति का एक दुर्लभ संकेत दिखाई दिया। उसके जन्म के क्षण से ही उसके माता पिता ने मार्शल आर्ट की दुनिया से एक ज्योतिषी को उसका भविष्य बताने के लिए बुलाया। इससे पहले कि वह अपना काम पूरा कर पाता, ज्योतिषी घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि इस लड़की का भाग्य शब्दों से परे है। बाद में लोगों को पता चला कि ज्योतिषी वास्तव में स्वर्ग मूल की साधिका थी। इसी भाग्य के चलते 15 वर्ष की आयु में कयई का विवाह 70 वर्ष से अधिक आयु के एक सम्राट से हो गया और वह एक कुलीन पत्नी बन गई। इसके 6 महीने से भी कम समय में उस बूढ़े सम्राट का निधन हो गया। सिंहासन पर आसीन नए सम्राट ने उसे महल से नहीं निकाला, इसके बजाय उन्होंने जबरदस्ती उसे साम्राज्य घोषित कर दिया। स्वाभाविक रूप से इससे दरबार में आक्रोश फैल गया और 2 वर्षों के भीतर ही वह नश्वर राज्य नष्ट हो गया। सिंहासन ग्रहण करने से पहले नए सम्राट ने कयई का सिर कलम करने की धमकी दी थी, लेकिन उस पर एक नज़र पड़ते ही उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और उसे हरम में रख लिया। 1 वर्ष बाद पुराने सम्राट के पुत्र ने एक सफल तख्ता पलट किया, सिंहासन पर कब्जा कर लिया और एक बार फिर उसे अपनी संगिनी बना लिया। इसके 6 महीने बाद पिछली राजवंश का एक राजकुमार साधना से लौटा, अपने राज्य को तबाह पाया और अपने साथी शिष्यों को इकट्ठा करके इस नए शासन को नष्ट करने का आदेश दिया। उसने सभी गद्दारों को मार डाला और बची हुई संगिनियों, जिनमें कयई भी शामिल थी, को अपने महल में शामिल कर लिया। कुछ वर्षों बाद उस सम्राट के एक साथी शिष्य एक अन्य राजवंश के युवराज को कयई पसंद आ गई और वह उसे अपने राज्य में ले आया और अपने पिता के सामने पेश किया। कयई ने सोचा था कि अमर साधना वंश में प्रवेश करने से उसे अंततः शांति से जीवन जीने का अवसर मिलेगा, लेकिन 2.5 साल बाद उस वंश का रक्त देव संप्रदाय द्वारा सफाया कर दिया गया। वह अफरा तफरी के दौरान बड़ी मुश्किल से बच निकली, एक जगह से दूसरी जगह भटकती रही। किनकिन की कहानी सुनने के बाद चू फैंग ने अनजाने में ही कह दिया, क्या 6 सम्राटों ने खेला था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कयई का अनुभव इतना शानदार होगा। महज 10 वर्षों में उसने 6 सम्राटों से विवाह किया था। ये सुनकर सभी चुप रहे, लेकिन मौन रूप से सहमत हो गए। एल्डर बिंग ने सबसे पहले जवाब दिया, इस हिसाब से तो इस लड़की का भाग्य एक पूरे साधना वंश से भी कहीं अधिक है। अगर वह श्रीमान का अनुसरण करते हुए साधना करे तो संत बनना तो बस शुरुआत होगी। वह शायद सर्वोच्च दिव्य सम्राट भी बन जाए। किनकिन और बाकी सब लोग हैरानी से आंखें चौड़ी कर बैठे। यहाँ तक कि पुनर्जन्म लेने वाली अर्धसंत ये बेक्सुआन भी स्तब्ध रह गईं। चू फैंग मुस्कुराया और बोला, नहीं, उसका भाग्य एक महिला सम्राट जैसा है, लेकिन उसका मामला अनोखा है। मुझ जैसे पेशेवर के लिए भी यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। एक महिला सम्राट का भाग्य। एल्डर बिंग समेत सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। एल्डर बिंग जैसी शक्तिशाली महिला ने भी कभी नहीं सोचा था कि वह इस जीवन में एक महिला सम्राट बन सकती है। चू फैंग ने शांत भाव से चाय की चुस्की ली। आप सब इतने हैरान क्यों हैं? ये तो बस एक महिला सम्राट हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्वयं सम्राट नहीं बन सकते। ये सब आपके दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है। सपने बेचने की बात आती थी तो चू फैंग का कोई मुकाबला नहीं था। कोई भी पहले स्थान का दावा करने की हिम्मत नहीं करता था। आखिर उसने अपने पिछले जीवन में कई लोगों को परोक्ष रूप से आकर्षक दिखने का हुनर सीखते देखा था। ये शब्द सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं। सम्राट बनने का सपना उनके दिलों में घर कर गया। माहौल को भांपते हुए चू फैंग ने विषय बदल दिया, जाओ खाना तैयार करो। आज इतनी सारी दिलचस्प कहानियां सुनने के बाद हमें कुछ और कप पीने चाहिए। मूंगफली की एक प्लेट लाना मत भूलना। हाँ। इसके साथ ही किनकिन और अन्य लोग रसोई में काम में जुट गए। रात बिना किसी घटना के गुजरी। अगली सुबह तड़के ये बेक्सुआन के बगल वाले कमरे में हान पिंग घबराकर अपने हाथ में पकड़े यिनयान खजाने के फूलदान को घूर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे अपने भंडारण कक्ष में रखे या कमरे में कहीं छुपा दे। जब वह कल अपने स्वामी से मिलने गया तो स्वामी की एक सरसरी नज़र ने ही उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसे पूरी तरह से देख लिया गया हो। अगर उसके मालिक को ऐसे खजाने के बारे में पता चल जाए तो क्या वह उसे छीन लेगा? हानपिंग में कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी। उसकी सारी साधना इस यिनयान खजाने के पात्र पर निर्भर थी। ये पात्र सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित करके एक प्रकार का आध्यात्मिक द्रव उत्पन्न कर सकता था। यह आध्यात्मिक तरल पदार्थ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के पकने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है और व्यक्ति की साधना को बढ़ावा दे सकता है। नॉक नॉक नॉक। अचानक एक खटखटाहट की आवाज़ से हानपिंग इतना चौंक गया कि वह लगभग फूलदान गिरा ही देता। जूनियर ब्रदर हान, क्या आप जाग गए हैं? ये बेक्सुआन की आवाज़ बाहर से आई। हानपिंग ने अपनी सांसों को स्थिर किया। मैं उठ गया हूँ सीनियर ब्रदर, ये क्या बात है? ये बेक्सुआन दरवाजे के बाहर से मुस्कुराए। जूनियर ब्रदर हान, क्या आप यह नहीं देखना चाहते कि हमारी विविध दाओ अकादमी कैसे साधना करती है? वाह! ये सुनकर हानपिंग ने राहत की सांस ली। बेशक मैं सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर को साधना करते देखना चाहता हूँ।
लेकिन क्या मुझे इसकी अनुमति है? क्या दूसरों की साधना देखना वर्जित नहीं है? वह इससे पहले 3 अलग अलग संप्रदायों में रह चुका था। उसे अभी भी याद था कि उन शिष्यों का क्या हुआ था जो छुपकर अपने वरिष्ठों को प्रशिक्षण करते देखते थे। कोई बात नहीं, अगर आप देखेंगे भी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर मैं आपको सीधे सीधे तकनीक बता भी दूं तो भी आप उसे सीख नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको साधना का थोड़ा बहुत अनुभव मिल जाएगा। ये बेक्सुआन एक पल के लिए रुकी। अगर तुम आना चाहते हो तो बाहर आ जाओ। वह मुझे क्या समझता है? हानपिंग मन ही मन बड़बड़ाया। उसकी प्रतिभा भले ही औसत दर्जे की हो, लेकिन उसकी समझ असाधारण थी। वरना केवल यिन यान खजाने के पात्र के सहारे वह 10 साल से थोड़े ही समय में दाओ फाउंडेशन का साधक कैसे बन जाता। बड़े भाई, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। अंत में उसने खजाने का कलश अपने थैले में रख लिया। वह ये देखना चाहता था कि विविध दाओ अकादमी की तकनीकें वास्तव में कितनी असाधारण थीं। आधे घंटे बाद अकादमी के पीछे स्थित पहाड़ी प्रशिक्षण मैदान में हानपिंग हक्का बक्का खड़ा था और सीनियर सिस्टर किन और सीनियर ब्रदर ये को साधना करते हुए देख रहा था। देखने में तो उनकी साधना साधारण लगती थी, लेकिन वास्तव में वे आकाश और पृथ्वी की शक्ति को एकजुट कर सकते थे। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि सीनियर ब्रदर ये ने ऐसा क्यों कहा था कि अगर वह तकनीकें समझा भी दे तो भी हानपिंग उन्हें सीख नहीं पाएगा। आप दोनों जिस तरह के तरीके अपनाते हैं वे तो हद से ज़्यादा अमानवीय हैं। एक लंबे समय के बाद जब उनकी साधना समाप्त हो गई तो ये बेक्सुआन मुस्कुराते हुए पास आए और हानपिंग के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, जूनियर ब्रदर हान, हमारी विविध दाओ अकादमी की तकनीकें वाकई प्रभावशाली हैं, है ना? हानपिंग ने सिर हिलाया। मैंने अब तक जितने भी योद्धा देखे हैं उनमें ये सबसे शक्तिशाली हैं। लेकिन बड़े भाई, बड़ी बहन, आपकी तकनीकों में इतनी समानता क्यों नहीं दिखती? क्या हमारी विविध दाओ अकादमी में बहुत सारी अलग अलग तकनीकें हैं? ये बेक्सुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस किनकिन की ओर देखा। बहुत कुछ, किनकिन ने शांत भाव से कहा। आप जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, अर्धसंत तकनीकों से लेकर दिव्य राजा की विरासत तक, वह सब आपको पुस्तकालय में मिल जाएगा। हानपिंग एक बार फिर अचंभित रह गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता? ये सही है, किनकिन ने कहा। अगर आपको ये पुस्तकालय में न मिले तो गुरुजी से पूछ लीजिए। वे 7 दिनों के भीतर आपके लिए एक नया लिख देंगे। हानपिंग, वह अविश्वास से घूरने लगा। वरिष्ठ बहन, क्या हमारे गुरु सचमुच केवल अर्धसंत हैं, अमर नहीं? किनकिन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप स्वयं गुरुजी से पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि वे कितने शक्तिशाली हैं। और भविष्य में हमारे आसपास अपनी थैली की रखवाली करने की जरूरत नहीं है। भले ही आपके पास कोई पवित्र वस्तु हो, हम उस पर नजर तक नहीं डालेंगे। ये सुनकर हानपिंग पूरी तरह से पराजित हो गया। इस समय उसका बस यही मन कर रहा था कि वह एक गड्ढा खोदकर खुद को उसमें दफना ले। मैंने खुद को बहुत शर्मिंदा किया है। मैं एक ऐसे सज्जन व्यक्ति को कैसे आंक सकती हूँ जिसका दिल एक तुच्छ व्यक्ति जैसा हो? गुरुजी, ये शिष्य दोषी है। मुख्य निवास में हानपिंग ने चूफैंग को देखते ही पश्चाताप से भरे चेहरे के साथ घुटने टेक दिए। इस कदम से वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। सभी की निगाहें हैरानी से हानपिंग की ओर मुड़ गईं। यहां तक कि चूफैंग के चेहरे पर भी अचंभित भाव थे। पहले आप उठिए, हमारी विविध दाओ अकादमी में हम इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। ये सुनकर हानपिंग उठ खड़ा हुआ और अपने थैले से हरे रंग की जैड की बोतल निकाली। अपनी कहानी सुनाते समय मैंने अपने साथ हुए एक बड़े सौभाग्य को छिपा लिया। उसने अपना सारा साहस जुटाकर सबको बताया कि उसे यह बोतल कैसे मिली और उसने इसका इस्तेमाल करना कैसे सीखा। हानपिंग को आश्चर्य इस बात का हुआ कि उसकी कहानी सुनने के बाद किसी ने भी हैरानी नहीं जताई, बल्कि लोगों ने उसे अजीब नज़रों से देखा। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखें कह रही हों, मैं कुछ चटपटी गपशप सुनने के लिए तैयार थी और बस यही मिला तुम्हें। कोई अन्य अनुभव नहीं? चूफैंग ने अवचेतन रूप से पूछा। हानपिंग ने हैरानी से सिर हिलाया। गुरुजी, क्या मेरा अनुभव इतना असाधारण नहीं है, या ये बोतल वास्तव में कोई खजाना नहीं है? चूफैंग ने चाय की एक घूंट ली और हानपिंग के हाथ में रखी बोतल पर नजर डाली। तुम उसे समझा दो। हाँ, किन ने झुककर आगे कदम बढ़ाया। जूनियर ब्रदर हान, मेरी स्पष्टवादिता के लिए क्षमा करें। हमारे अकादमी के मानकों के अनुसार आपके अनुभव बहुत ही साधारण हैं। वह बोतल तो अंकल नी के शराबदान के बराबर भी नहीं है। हानपिंग अवाक रह गया। वह हमेशा सोचता था कि उसके अनुभव बेजोड़ हैं, कि वह भाग्य का धनी है। 30 से अधिक वर्षों तक वह बाहरी लोगों के लिए एक साधारण व्यक्ति ही रहा, अमरता के मार्ग पर चलने वाला एक और आम इंसान। लेकिन उसे विश्वास था कि वह विशेष रूप से भाग्यशाली है, अन्यथा वह हजारों साधकों के बीच कैसे अलग दिख पाता और विविध दाओ अकादमी में प्रवेश कर पाता। किनकिन ने कहा, अब जबकि प्रथम वरिष्ठ भाई और द्वितीय वरिष्ठ भाई यहाँ नहीं हैं, तो मैं आपको हमारे कुछ साथी शिष्यों के अनुभवों के बारे में बताता हूँ। काफी देर बाद हानपिंग ने अपने बड़े भाई बहनों की कहानियां सुनना समाप्त किया और आह भरते हुए कहा, तो मैं वास्तव में काफी साधारण हूँ।
चू फैंग मुस्कुराया, आम लोगों का अपना आम रास्ता होता है। अब जब तुम दोनों मेरे मार्गदर्शन में आ गए हो तो चलो औपचारिक शिष्य दीक्षा समारोह शुरू करते हैं। हाँ, हान पिंग और कई दोनों ने जवाब दिया। एल्डर बिंग ने सोच समझकर चाय के 2 कप तैयार किए और नए शिष्यों से उन्हें पेश करने के लिए कहा। हान पिंग ने काई की ओर देखा। बड़ी बहन, पहले आप। कई ने मना नहीं किया। उसने सिर हिलाया, कप उठाया और सबसे पहले चू फैंग को चाय पेश की। समारोह के बाद चू फैंग ने पूछा, कई, तुम्हारा उपनाम क्या है? कई ने हल्के से सिर हिलाया। मैंने अपना पुराना नाम पूरी तरह से त्याग दिया है। मैं हमेशा रंगीन कपड़े पहनती हूँ, इसलिए मैंने खुद को ये नाम दे दिया है। अगर स्वामी जी को ये नाम अनुचित लगे तो कृपया मुझे कोई नया नाम दे दीजिए। चू फैंग मुस्कुराया, जैसा कि कहते हैं, एक दिन का गुरु जीवन भर का पिता होता है। अब जब तुम मेरे शिष्य हो और तुम्हारा कोई उपनाम नहीं है तो मेरा उपनाम अपना लो। गुरु, आपका धन्यवाद। कई खड़ी हो गई, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। इसके कुछ ही समय बाद हान पिंग ने भी शिष्यत्व समारोह पूरा कर लिया। चू फैंग ने पूछा, मैं अपने शिष्यों को साधना या तकनीकों के चुनाव में कभी प्रतिबंधित नहीं करता। क्या आप दोनों कोई विशेष तकनीक सीखना चाहते हैं? कई ने सिर हिलाया, मुझे साधना के बारे में कुछ नहीं पता, अब तक मैं एक साधारण इंसान रही हूँ। गुरुजी मुझे जो भी सिखाएंगे मैं सीख लूंगी। चू फैंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको जीवन में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नृत्य। ये कहते हुए कई की आंखों में चमक आ गई। चू फैंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। तो तुम नृत्य के माध्यम से दाव में प्रवेश करोगे। 7 दिनों में मैं तुम्हारे लिए एक उपयुक्त साधना विधि तैयार कर दूंगा। हान पिंग अवाक रह गया। उसने सीनियर ब्रदर ये से सुना था कि उनके गुरु शक्तिशाली हैं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके गुरु मात्र 7 दिनों में एक नई तकनीक विकसित कर सकते हैं। यह आपकी बारी है। चू फैंग ने हान पिंग की ओर मुस्कुराते हुए देखा, जो सोच में डूबा हुआ लग रहा था। यद्यपि वह इससे पहले 3 संप्रदायों में रह चुका था, उसने हमेशा केवल पंचतत्वों से संबंधित तकनीकों का ही अभ्यास किया था। एक क्षण के लिए उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या चुनना चाहिए। गुरुजी, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या साधना करनी चाहिए, तो इस पर अच्छी तरह सोचो और मुझे 3 दिनों के भीतर जवाब दो, चू फैंग ने हमेशा की तरह कहा। गुरु, आपका धन्यवाद। हान पिंग अपनी सीट पर वापस लौट गया। दोपहर के भोजन के बाद चू फैंग सीधे अपने अध्ययन कक्ष में गए और सोचने लगे कि काई के लिए कौन सी तकनीक विकसित की जाए। दाव में प्रवेश करने के लिए नृत्य का उपयोग करना मात्र एक विधि थी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो वास्तविक साधना तकनीक थी। ये सोचकर चू फैंग को सिरदर्द होने लगा। आखिरकार कई के भीतर अभी भी एक और छिपी हुई समस्या थी, एक आंतरिक टाइम बम। हो सकता है कि वह सामान्य तकनीकें न सीख पाए, चाहे वह आत्मा उसकी जन्मजात दूसरी आत्मा हो या किसी शक्तिशाली विशेषज्ञ का प्रयास। एक बात स्पष्ट थी, वह आत्मा एक अलग चेतना थी। वह उसकी शिष्या कई से बिल्कुल अलग थी। अब जबकि कई उसकी शिष्या थी, गुरु होने के नाते वह चुपचाप खड़े होकर उसे बहकावे में आने नहीं दे सकता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। चू फैंग पूरे दिन और रात अपने अध्ययन कक्ष में ही रहा। उस दौरान उसने न केवल अपने पिछले जीवन में पढ़ी हुई सभी अजेय तकनीकों को याद किया, बल्कि विविध दाव अकादमी के पूर्व डीन के नोट्स भी निकाल लिए। ये नोट्स साधारण डायरी नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक खजाने थे। पाठक की साधना जितनी उच्च होती है, उतना ही अधिक वह देख पाता है। अब चू फैंग दिव्य सम्राटों के बारे में अभिलेख पढ़ सकता था, लेकिन पिछले सभी डीन ने उस विषय पर केवल कुछ ही शब्द कहे थे, और वे सभी शब्द सच्चे ईश्वर के प्रतीक की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमते थे। एल्डर बिंग ने देखा कि चू फैंग एकांत में है और उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। 3 दिन बाद अध्ययन कक्ष से एक आवाज़ सुनाई दी, मैं ये कैसे भूल गया। जादू को हराने के लिए जादू का ही इस्तेमाल करो। क्योंकि कई के भीतर मौजूद दूसरी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी, इसलिए वह उसे जो तकनीक सिखाएगा वह दिव्य चेतना को प्रशिक्षित करने और आत्मा को मजबूत करने पर केंद्रित होनी चाहिए। जब तक कई की आत्मा अविनाशी थी, वह दूसरी आत्मा से अधिक समय तक जीवित रह सकती थी। उस दूसरी आत्मा को यह अनुभव करना था कि किसी सच्चे स्थानीय व्यक्ति से मुकाबला करने का क्या अर्थ होता है। ये सोचकर चू फैंग मुस्कुराया, मैं सचमुच उस आत्मा के चेहरे का भाव देखना चाहता हूँ जब 12 मुहरों को तोड़ने के बाद उसे अपने से भी अधिक शक्तिशाली और अविनाशी आत्मा मिल जाएगी। स्पष्ट दिशा मिलने पर चू फैंग ने उपयुक्त तकनीकों की खोज को तेजी से सीमित कर दिया और कई के लिए एक विधि तैयार करने की तैयारी करने लगा। जब वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी एक परिचित आवाज ने उसे खलल डाला। शिष्य हान पिंग गुरु से मिलने की इच्छा रखता है, अंदर आएं। चू फैंग ने अपना काम रोक दिया और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बोला। एक झटके में अध्ययन कक्ष का दरवाजा धीरे से खुल गया। हान पिंग आदरपूर्वक अंदर दाखिल हुए। क्या आपने तय कर लिया है कि आप कौन सी खेती तकनीक सीखना चाहते हैं? चू फैंग ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ पूछा। हान पिंग ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ गुरुजी, मैं दीर्घायु विधि का अभ्यास करना चाहता हूँ।
यदि संभव हो तो मुझे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाने के लिए एक नियमावली भी चाहिए। चू फैंग ने ध्यान से सुना और सहज भाव से पूछा, मुझे अपना कारण बताओ। हान पिंग ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों के अनुभवों को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत साधारण हूँ। उनकी जैसी प्रतिभा के साथ दुनिया के शिखर तक पहुंचने की कोशिश करना मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं एक ऐसी तकनीक सीखना चाहता हूं जो मेरी उम्र बढ़ा सके और मुझे दीर्घायु प्रदान कर सके। चूंकि मैं अपने बड़े भाई बहनों जितना प्रतिभाशाली नहीं हूं, इसलिए मैं समय और अपनी बुद्धि पर भरोसा करके मजबूत बनूंगा। मुझे आपसे इतनी स्पष्ट सोच की उम्मीद नहीं थी। चू फैंग ने मजाक करते हुए कहा, 7 दिन बाद मुझसे मिलने आना। तब मेरे पास तुम्हारे लिए एक संतोषजनक जवाब होगा। गुरु आपका धन्यवाद। हान पिंग ने बोलना समाप्त किया और चली गई। अध्ययन कक्ष का दरवाजा बंद होने के बाद चू फैंग के विचार फिर से कई के लिए साधना पद्धति पर केंद्रित हो गए। आत्मा को मजबूत करने के लिए यह एक ऐसी तकनीक होनी चाहिए जो स्वर्ग के नियमों को चुनौती दे। परिवर्तनकारी स्वतंत्रता विधि, दुष्ट ईश्वर कला और अन्य तकनीकें उनके दिमाग में कौंध गईं। समझ आ गया। चू फैंग को अचानक एक तकनीक याद आई, अस्त-व्यस्त दिव्य चक्की पत्थर ध्यान विधि। यह आत्मा साधना की एक अद्वितीय कला थी। जब भी अस्त-व्यस्त वातावरण में स्थित दिव्य चक्की पत्थर एक बार घूमता था, आत्मा एक स्तर ऊपर उठती थी और अंततः उस अवस्था तक पहुंच जाती थी जहां आत्मा अविनाशी हो जाती थी। हालांकि कई को इसका अभ्यास करने देने के लिए उसे इसमें संशोधन करना होगा, क्योंकि कई इस कला के मूल अभ्यासी से भिन्न थी। फैटी के लिए आइस फायर इमॉर्टल शेफ की साधना पद्धति को अपनाने के अपने पिछले अनुभव के साथ चू फैंग को इस तकनीक को संशोधित करना चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन फिर भी यह उसकी क्षमताओं के भीतर था। जल्द ही चू फैंग ने कागज की एक शीट पर 5 बड़े अक्षर लिखे, अराजक दानव देवता दृश्य विधि। शाम तक उन्होंने अराजक दानव देवता की कल्पना विधि लिखना पूरा कर लिया था। हालांकि इस कल्पना विधि के साथ अराजक दानव देवता का एक कल्पनात्मक आरेख भी होना आवश्यक था, लेकिन उन्हें अभी इसे बनाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह पालथी मारकर बैठ गया और अपनी दैवीय इंद्रियों का उपयोग करते हुए अपने शरीर के भीतर मौजूद आदिम बैंगनी ऊर्जा का अवलोकन करने लगा। फिर उसने अपने दांतियान में मौजूद सभी आदिम बैंगनी ची को एकत्रित किया और उसे अराजकता में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट। चंद्रोदय और सूर्यास्त खिड़की के छेद से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जो चू फैंग के शरीर पर पड़ रही थी। इस समय तक उसके दांतियान में मौजूद आदिम बैंगनी ऊर्जा पहले ही अराजकता के एक समूह में परिवर्तित हो चुकी थी। अपने दांतियान के भीतर खुलने वाली अराजकता को देखते हुए चू फैंग ने तुरंत इस जोखिम भरे कार्य को रोक दिया, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि यदि अराजकता खुल गई तो उसका दांतियान फट जाएगा। हल्के मामले में वह अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खो देगा, सबसे बुरे मामले में उसका पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वह सिर्फ प्रयोग कर रहा था, उसका इरादा खुद को उड़ाने का नहीं था। बहुत जल्द ही अराजकता वापस आदिम बैंगनी ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। बैंगनी रंग में अधिक आकर्षण होता है। चू फैंग ने कुछ बुदबुदाया, फिर आदिम उत्पत्ति की भावना और दाओ के सत्य का उपयोग करते हुए खाली स्क्रॉल पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद दोपहर के समय एल्डर बिंग, किनकिन और अन्य लोग अध्ययन कक्ष के बाहर इकट्ठा होकर चू फैंग के एकांतवास समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी को इस बात की उत्सुकता थी कि इस बार चू फैंग चू कई को किस प्रकार की साधना कला प्रदान करेगा। आखिरकार उनमें से किसी ने भी नृत्य पर आधारित साधना पद्धति पहले कभी नहीं देखी थी। चरमराहट दमकते हुए चू फैंग ने अपने हाथों में 2 स्क्रॉल पकड़े हुए दरवाजा खोला। हम गुरु शिक्षक को प्रणाम करते हैं। सभी ने चू फैंग को प्रणाम किया। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। चू फैंग की नज़र भीड़ में मौजूद काई पर पड़ी। चू फैंग की निगाहों को भांपते हुए कई आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। हालांकि वह एक साधारण व्यक्ति थी, उसने कई साधकों से मुलाकात की थी, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे साधक को नहीं देखा था जो नृत्य के माध्यम से साधना करता हो। ये गोंगसुन तलवार नृत्य कल्पना स्क्रॉल है। इसमें तलवार नृत्य की साधना विधि वर्णित है। चू फैंग ने उन पांडुलिपियों में से एक कई को सौंप दी। गुरु आपका धन्यवाद। पांडुलिपि प्राप्त करने के बाद कई ने उसे सावधानीपूर्वक खोला। उसकी नज़र एक ऐसी पेंटिंग पर पड़ी जिसमें लोगों का एक समूह तलवार नृत्य कर रहा था और उसके बगल में एक कविता लिखी हुई थी। प्राचीन काल में गोंगसुन वंश की एक सुंदर स्त्री थी। उसके तलवार नृत्य ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। दिवंगत सम्राट की 8000 दासियों में से गोंगसुन का तलवार नृत्य सर्वोपरि माना गया। कई को यह एक साधारण तलवार नृत्य की पेंटिंग जैसी लगी। एकमात्र चीज़ जो अलग दिखी वह इसके बगल में लिखी कविता थी। उसे कविता से एक शक्तिशाली साहित्यिक ऊर्जा का एहसास हो रहा था, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वहां मौजूद अन्य लोगों के लिए यह एक असाधारण दृश्य चित्रण था। यहां तक कि निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर चुके एल्डर बिंग भी इसे देखकर सदमे में आ गए।
चित्र में दिखाई देने वाली आकृतियां तलवारों के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थीं, लेकिन वास्तव में वे तलवारबाजी की एक अद्वितीय कला का प्रदर्शन कर रही थीं। उसे भी अचानक इसे सीखने की तीव्र इच्छा हुई। क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें समझ नहीं आया? चू फैंग ने पूछा। कयाई ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे कुछ भी विशेष दिखाई नहीं दे रहा है। कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। चू फैंग मुस्कुराया और बोला, यह स्वाभाविक है कि तुम इसे नहीं समझ सकते। इस दृश्य चित्र को समझने के लिए शक्तिशाली दिव्य चेतना की आवश्यकता होती है। फिलहाल ये सिर्फ समय बिताने का एक साधन है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। सबके मन में बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह मंडरा रहे थे। एल्डर बिंग ने पूछे बिना नहीं रह सका, गुरुजी, यह कोई साधारण कल्पना चित्रण स्क्रॉल नहीं है। इसका उपयोग केवल समय बिताने के लिए कैसे किया जा सकता है? चू फैंग ने समझाया, जब तक आपकी दिव्य चेतना पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो जाती, तब तक ये वास्तव में केवल एक साधारण तलवार नृत्य है। एक बार जब आपकी दिव्य चेतना एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है, तो आप इस तलवार नृत्य का उपयोग युद्ध करने और विरोधियों को मारने के लिए कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कयाई के लिए आत्मा साधना विधि तैयार की है। अब से उसका मुख्य अभ्यास यही आत्मा साधना विधि होगी और तलवार नृत्य एक पूरक के रूप में होगा। ये सुनने के बाद किसी को भी कुछ गड़बड़ नहीं लगी। कयाई को भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी निगाहें सीधे दूसरे स्क्रॉल पर टिक गईं। चू फैंग ने लापरवाही से उसे दूसरा स्क्रॉल थमा दिया, जिसे कयाई ने दोनों हाथों से लिया और सबके सामने खोला। अस्त व्यस्त दृश्य स्क्रॉल। अपने व्यापक अनुभव के कारण एल्डर बिंग ने तुरंत ही उस पांडुलिपि के स्रोत को पहचान लिया। नहीं, ये कैओटिक डेमन गॉड विजुअलाइजेशन स्क्रॉल है। चू फैंग ने उसे ठीक किया। लेकिन इस चित्र में तो कोई दानव देवता नहीं है। वह इसकी कल्पना कैसे कर पाएगी? एल्डर बिंग ने चित्र में बने अव्यवस्थित दृश्य को देखा। उनके चेहरे पर संदेह के भाव थे। चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। जैसे ही चू फैंग ने बोलना शुरू किया, उसने आदिम उत्पत्ति के इरादे को अराजक दिव्य चेतना के बीज में संघनित किया और धीरे से कयाई के माथे पर थपथपाया। अगले ही पल कयाई धीरे धीरे पीछे की ओर गिर पड़ी, लेकिन किनकिन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। एल्डर बिंग ने कहा, गुरुजी, आपने कयाई में दिव्य चेतना का बीज कैसे बोया? वह तो केवल एक नश्वर प्राणी है। उसकी आत्मा कभी भी आपकी दिव्य शक्ति का सामना नहीं कर सकती। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह सदमे से जम गई। अगले ही पल कयाई ने खुद को संभाला और सीधी खड़ी हो गई। उस भयावह घटना का कोई संकेत नहीं था जिसकी कल्पना एल्डर बिंग ने की थी। क्या इस लड़की की आत्मा सचमुच एक अर्धसंत की दिव्य चेतना को सहन कर सकती है? क्या वह सचमुच एक नश्वर प्राणी है? चू फैंग मुस्कुराया और समझाया, कयाई वास्तव में एक नश्वर है, लेकिन उसकी आत्मा अधिकांश दाओ फाउंडेशन साधकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। कला को आगे बढ़ाने से पहले चू फैंग ने विचार किया कि कयाई अराजक दानव देवता दृश्य विधि का अभ्यास कैसे कर सकती है। अंत में उसने दिव्य चेतना के बीज के माध्यम से इसे सीधे उसकी आत्मा में अंकित करने का निर्णय लिया। हालांकि चू फैंग की नज़र में कयाई की आत्मा कोई असाधारण चीज़ नहीं थी, कम से कम विविध दाओ अकादमी के शिष्यों की तुलना में। लेकिन जब साधारण दाओ फाउंडेशन के साधकों से तुलना की जाए तो उसकी आत्मा एक अलग ही स्तर पर थी। अब चू फैंग बस इस छोटी बच्ची के जागने का इंतजार कर रहा था। इस समय चू कयाई की चेतना घोर अंधकार में अंतरिक्ष में भटक रही थी। तभी अचानक उसे अपने गुरु की आवाज़ सुनाई दी। अराजकता के उदय के समय स्वर्ग और पृथ्वी के अस्तित्व में आने से पहले 3000 अराजक दानव देवताओं में से प्रत्येक एक महान दाव पर अपना प्रभुत्व रखता था। आज मैं आपको अराजक दानव देवता ध्यान विधि प्रदान करता हूँ। आपको अराजक ध्यान स्क्रॉल का चिंतन करना है और किसी अराजक दानव देवता की स्वीकृति प्राप्त करनी है। जैसे ही आपको उनमें से किसी एक की भी मान्यता प्राप्त हो जाती है, आप उसके दाव नियम का पालन कर सकते हैं, उसकी दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और आपकी आत्मा बलवान हो जाएगी। आंगन में पूरा 1 घंटा बीत चुका था। तभी कयाई ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा, जल्दी से खुद को संभाला और चू फैंग को प्रणाम किया। प्रभु, इस तकनीक को सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। चू फैंग ने पूछा, क्या इस समय आपके मन में कोई शंका है? कयाई ने पूछा, गुरुजी, मैं कैओटिक विजुअलाइजेशन स्क्रॉल के भीतर एक कैओटिक डेमन गॉड की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकती हूँ? चू फैंग मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हारी आत्मा में दिव्य चेतना का बीज बो दिया है। जब तक तुम स्वर्ग और पृथ्वी की असंख्य चीजों का ध्यानपूर्वक चिंतन करोगे, तब तक तुम स्वाभाविक रूप से दृश्य चित्र में निहित संबंधित अराजक दानव देवता को महसूस कर पाओगे और खोज पाओगे। धन्यवाद गुरुजी, अब मुझे कोई संदेह नहीं है। कयाई ने उस दूसरे स्क्रॉल को उठाया जिसे उसने पहले मेज पर रखा था, उसे अपनी छाती से लगाया और चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। उनकी बातचीत सुनकर वहां मौजूद सभी लोग इस अराजक दानव देवता की कल्पना विधि के बारे में उत्सुक हो गए, लेकिन किसी ने भी आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। वे केवल कयाई के आगे के साधना पथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, सब लोग जा सकते हैं। मुझे अभी हानपिंग के लिए एक तकनीक लिखनी है, चू फैंग ने कहा और अध्ययन कक्ष की ओर मुड़ गया।
उसके बैठने के कुछ ही देर बाद एल्डर बिंग चाय का बर्तन लेकर अंदर आए। गुरुजी, आप 7 दिनों से इस अध्ययन में लगे हुए हैं, थोड़ी चाय पीकर तरोताजा हो जाए, एल्डर बिंग ने चू फैंग के लिए एक कप चाय डालते हुए कहा। चू फैंग ने चाय ली, एक घूंट पी और मुस्कुराया। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि हान पिंग को कौन सी तकनीक देनी है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये सुनकर एल्डर बिंग ने सहज भाव से पूछा, तो क्या आप आज रात अपने पैर धोएंगे? आज रात नहीं, कल तो पक्का। चू फैंग ने चाय का एक और घूंट लिया और पूरी तरह तरोताज़ा महसूस किया। काई के लिए कल्पना चित्र बनाने और साधना विधि लिखने में बहुत ऊर्जा खर्च हुई थी, इसलिए हान पिंग की तकनीक तैयार करना उनके लिए मन को शांत करने का एक तरीका मात्र था। एल्डर बिंग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चू फैंग क्या सोच रहा है। तो मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगी, उसने कहा। एल्डर बिंग के जाने के बाद चू फैंग ने एक बड़ा ब्रश उठाया और एक खाली स्क्रॉल पर 3 बड़े अक्षर लिखे, दीर्घायु कला। ऐसा कहा जाता है कि इस साधना विधि का आविष्कार महान वांग चेंगजी ने किया था। इसका अभ्यास करने से व्यक्ति युवा दिख सकता था और कछुए जितनी लंबी आयु प्राप्त कर सकता था, इसीलिए इसे दीर्घायु कला का नाम दिया गया। चू फैंग ने दीर्घायु कला से संबंधित सभी व्यवस्थाएं एक ही दिन में पूरी कर लीं। इसके बाद उन्होंने हान पिंग को आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाने के लिए आवश्यक नियमावली संकलित की। इसे पूरा करने के बाद उन्होंने पुस्तक पर 4 बड़े अक्षरों में लिखा, आध्यात्मिक पौधों का संग्रह। हो गया। चू फैंग ने ताली बजाई, बाहर डूबते सूरज पर एक नज़र डाली और दोनों किताबें लेकर अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया। उस रात एल्डर बिंग बिल्कुल तय समय पर पहुंचे। चू फैंग ने एक बार फिर विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक पद्य स्नान का आनंद लिया। अगले दिन दोपहर में उसने किन किन को एक संदेश भेजा, जिसमें हान पिंग को उससे मिलने आने के लिए कहा गया था। कुछ ही देर में हान पिंग और किन किन आंगन में पहुंच गए। चू फैंग ने दोनों नियमावली मेज पर रख दी। हमारे मियाओ मियाओ पर्वत पर जड़ी बूटियों के खेत हैं, हालांकि वे लंबे समय से उपेक्षित हैं। चूंकि आपको आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाना पसंद है, इसलिए अब से इन खेतों की देखभाल आप ही करें। हान पिंग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वेंदाओ अकादमी में आधे महीने से भी कम समय के बाद उन्हें न केवल सर्वोच्च साधना कला प्राप्त होगी, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक जड़ी बूटी के खेतों की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की निरंतर आपूर्ति से एक दिन मैं निश्चित रूप से एक महान संत बन जाऊंगा। हे गुरु, इन शिक्षाओं को प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। हान पिंग ने चू फैंग को प्रणाम किया। चू फैंग ने सहज भाव से उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, अच्छी तरह से साधना करो, मुझे तुम पर भरोसा है। जी स्वामी जी, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर हान पिंग मुड़ा और चला गया। एल्डर बिंग ने हान पिंग के जाते हुए रूप को देखा और उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, आपको क्या लगता है कि भविष्य में कौन अधिक सफलता प्राप्त करेगा, हान पिंग या काई? चू फैंग मुस्कुराते हुए बोला, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन आगे बढ़ेगा, लेकिन उस छोटी बच्ची कई का भविष्य जरूर दिलचस्प होगा। मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि वह कौन सा बड़ा रहस्य छिपा रही है, ये बात मुझे वाकई उत्सुक करती है। गुप्त। एल्डर बिंग के चेहरे पर गपशप करने का भाव आ गया। समय आने पर आपको पता चल जाएगा। चू फैंग ने उसे सस्पेंस में रखने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह खुद भी निश्चित नहीं था कि कई के भीतर मौजूद उस दूसरी आत्मा के साथ क्या हो रहा था। एल्डर बिंग ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा, उन्होंने तो बस क्षणिक जिज्ञासावश ही पूछा था। विविध दाओ अकादमी में 2 नए शिष्यों के शामिल होने से कभी इतना शांत रहने वाला ये स्थान अब जीवंत हो उठा था। निशियुवान ने अभी तक अपनी बेहतरीन शराब नहीं बनाई थी, लेकिन चू फैंग के मार्गदर्शन के बाद वह स्पष्ट रूप से अधिक ऊर्जावान हो गया था। जू कैचेन हमेशा की तरह रात में साधना करती और दिन में आराम करती थी। कई किन किन के साथ अभ्यास करती थी और अक्सर उससे साधना के बारे में प्रश्न पूछती थी। इन सब में सबसे व्यस्त हान पिंग था। दिन में वह आध्यात्मिक क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने का काम करता था, रात में वह खेती करता था। केवल ये बेक्सुआन ही अक्सर विविध दाओ अकादमी छोड़कर जाती थी, लेकिन हमेशा स्फूर्ति से भरपूर होकर लौटती थी। 1 महीने बाद 2 आकृतियां आकाश से उतरी और मियाओ मियाओ पर्वत पर जा पहुंचीं। जैसे ही वे उतरे, उनकी मुलाकात ये बेक्सुआन से हुई। वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहन लियू, आप इतनी जल्दी वापस आ गए। ये बेक्सुआन ने स्पष्ट प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया। वे कोई और नहीं बल्कि शियाओ चेन और लियू युए थे। शियाओ चेन ने हल्के से सिर हिलाया। पेंगलाई तलवार विवाद के बारे में बताने के लिए धन्यवाद, नहीं तो मुझे ऐसा सौभाग्यपूर्ण अवसर नहीं मिलता। 2 जंग जी चुकी ये बेक्सुआन ने शियाओ चेन के शब्दों का अर्थ तुरंत समझ लिया। बधाई हो सीनियर ब्रदर, पेंगलाई तलवार देवता की विरासत प्राप्त करने पर। शियाओ चेन मुस्कुराए। आप कहाँ जा रहे हैं? ये बेक्सुआन ने उत्तर दिया, मैं रसायन शास्त्र अकादमी जाने की योजना बना रही हूँ। शियाओ चेन, ठीक है, आगे बढ़ो। मैं पहले गुरुजी को प्रणाम कर लेता हूँ। आज रात मिलते हैं सीनियर ब्रदर। इतना कहकर ये बेक्सुआन उस पर्वत शिखर की ओर तेजी से चल पड़ी जहाँ रसायन शास्त्र अकादमी स्थित थी।
लियू युए ने उसे गायब होते हुए देखा और बुदबुदाते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, ऐसा लगता है कि ये बेक्सुआन को अब एक दाव साथी मिल गया है। शियाओ चेन उसकी बातों पर मुस्कुराए। वह पहले से ज्यादा जोशीला लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि रसायन शास्त्र अकादमी की कौन सी कनिष्ठ छात्रा उसकी नज़र में आई है। दोनों हंसते हंसते और बातें करते हुए चू फैंग के घर की ओर चल पड़े। ये बेक्सुआन जल्द ही रसायन शास्त्र अकादमी के बाहरी प्रांगण में पहुंच गया। इस जीवन में पछतावा न करने का दृढ़ निश्चय करके उसने पहल करने का निर्णय लिया था। फैंग क्योंग्यू के रसायन शास्त्र अकादमी में शामिल होने के तीसरे दिन ही वह अपना परिचय देने चला गया था। अपने पिछले जीवन की यादों पर भरोसा करते हुए ये बेक्सुआन जल्दी ही फैंग क्योंग्यू के अच्छे दोस्त बन गए और उनका रिश्ता तेजी से विकसित हो रहा था। जैसे ही वह उतरे, कई शिष्यों ने उनका अभिवादन किया। वरिष्ठ भाई, ये आप यहाँ हैं। ये बेक्सुआन, मम्मा। बड़े भाई, ये क्या आपने खाना खा लिया है? ये बेक्सुआन मेरे पास है। कुछ ही देर में उसने उस परिचित आकृति को देख लिया। ये बेक्सुआन को देखकर फैंग क्योंग्यू का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह खड़ी हो गई और उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वरिष्ठ भाई, ये मैं यहाँ हूँ। ये बेक्सुआन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अपनी चाल तेज कर दी। जैसे ही वह फैंग क्योंग्यू के पास पहुंचने वाला था, पास से एक तेज आवाज़ सुनाई दी। वरिष्ठ भाई, ये आपके लिए एक पत्र है। पत्र? ये बेक्सुआन ने दूत को हैरानी भरे भाव से देखा। शिष्य ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, स्वर्गीय आत्मा अकादमी के वरिष्ठ भाई ये लिंग शियाओ ने मुझे इसे पहुंचाने के लिए कहा था। मैं इसे विविध दाव अकादमी ले जाने वाला था, लेकिन जब मैंने सुना कि आप हाल ही में रसायन शास्त्र अकादमी में थे तो मैं इसे यहीं ले आया। वरिष्ठ भाई ये लिंग जियाओ। ये नाम सुनते ही ये बेक्सुआन की आंखों में हैरानी की चमक आ गई। बेशक वह ये लिंग शियाओ को जानता था, ये परिवार की पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य। अगर बड़े भाई का इस जीवन में अचानक उदय न हुआ होता तो ये लिंग शियाओ 100 वर्षों के भीतर वेंदाओ अकादमी का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य बन गया होता। वह बैयुन स्वॉर्ड सेंट के बाद ये परिवार का एकमात्र ऐसा सदस्य था जो स्वॉर्ड सेंट बन सकता था। अपने पिछले जीवन में जब तक ये बेक्सुआन अर्धसंत स्तर तक पहुंचा, तब तक ये लिंग शियाओ भी उस स्तर से केवल एक कदम दूर था। बाययून शहर में ये दोनों ये परिवार के छिपे हुए ड्रैगन और छिपे हुए फीनिक्स के रूप में जाने जाते थे। लेकिन अपने पिछले जीवन में उन्होंने अपने इस कुल भाई से 100 साल बीत जाने के बाद ही बातचीत की थी। बाययून शहर में ये परिवार और वैंडाओ अकादमी दोनों की अग्रणी प्रतिभा होने के नाते ये लिंग शियाओ हमेशा ये बेक्सुआन जैसी शाखाओं को नीचा देखती थी। अब अचानक उनसे पत्र मिलना वास्तव में अप्रत्याशित था। धन्यवाद छोटे भाई, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम ली वेई है। दोनों वरिष्ठ भाइयों की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये बेक्सुआन ने हल्के से सिर हिलाया। आने के लिए धन्यवाद छोटे भाई ली। अगर आपको साधना के बारे में कभी कोई सवाल हो तो मैं आपको मुफ्त में सलाह दूंगी। उन्हें किसी का एहसान लेना कभी पसंद नहीं था, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, इसलिए वे हमेशा उसे तुरंत चुका देते थे। ली वेई का चेहरा खुशी से खिल उठा। धन्यवाद सीनियर ब्रदर, ये मैं भविष्य में मार्गदर्शन के लिए अवश्य आपके पास आऊँगा। उन्होंने छोटी बहन फैन की ओर देखा और बड़े ही विनम्रता से कहा, बड़े भाई मैं अब आपको और परेशान नहीं करूँगा। अलविदा, अपना ध्यान रखना। ली वेई को जाते हुए देखने के बाद ये बेक्सुआन ने अपनी नज़र अपने हाथों में मौजूद बड़े लिफाफे पर डाली। फैंग क्योंग्यू उत्सुकता से पास आए और पूछा, वरिष्ठ भाई क्या आपका हेवनली स्पिरिट अकादमी के शीर्ष प्रतिभाओं से कोई संबंध है? हालांकि विविध दाव अकादमी पूरे देश में प्रसिद्ध थी, फिर भी स्वर्गीय आत्मा अकादमी वेंदाव अकादमी की नींव थी। अनेक शिष्यों के मन में स्वर्गीय आत्मा अकादमी विविध दाव अकादमी के समान ही श्रेष्ठ थी। ये बेक्सुआन ने हल्के से सिर हिलाया। हम कुल भाई हैं, लेकिन वह मुख्य शाखा से है, मैं तो बस एक उपशाखा से हूँ। बोलते बोलते उसने लिफाफा खोला। अंदर एक सोने का निमंत्रण पत्र और एक पत्र था। फिलहाल निमंत्रण को नज़रअंदाज करते हुए ये बेक्सुआन ने पत्र खोला और ध्यान से पढ़ा। मेरे भाई बेक्सुआन को इस वर्ष 8वें महीने के 15वें दिन 10 वर्ष में एक बार होने वाला बैयुन नगर विनिमय सम्मेलन निर्धारित समय पर आयोजित किया जाएगा। हम दोनों ये परिवार के गौरवशाली पुत्र हैं, इसलिए हमें अपने कुल का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया हम अपने साथी शिष्यों को आमंत्रित करें और साथ में बैयुन नगर चलें ताकि आपकी शाखा मुख्य वंश में लौट सके। पढ़ने के बाद ये बेक्सुआन के चेहरे पर विचारशील भाव आ गया। वह स्वाभाविक रूप से बैयुन नगर विनिमय सम्मेलन के बारे में जानता था। बैयुन नगर बैयुन पर्वत श्रृंखला की चोटी पर स्थित है, जो आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और दुर्लभ अयस्कों से समृद्ध है। प्रत्येक विनिमय सम्मेलन से अनेक खजाने और दुर्लभ औषधियां प्राप्त होती हैं। उनका अपना परिवार जुवान लौह घाटी में रहता था, जहां उत्तम लौह अयस्क का उत्पादन होता था। यही कारण था कि उनकी एक शाखा सदियों से वहां निवास करती आ रही थी। लेकिन हाल के दशकों में जुवान आयरन वैली में उच्च श्रेणी का लोहा मिलना मुश्किल हो गया था, जिससे ये परिवार में उनकी स्थिति तेजी से गिरने लगी और मुख्य शाखा ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया।
परिणामस्वरूप जुबान आयरन वैली के ये परिवार के लिए जीवन बहुत कठिन हो गया था और आसपास की शक्तियां उन्हें नीची नज़रों से देखती थीं। बहुत खूब, फैंग क्योंग्यू ने उत्साह से कहा, सीनियर ब्रदर बेक्सुआन, आपको वास्तव में बेइयुन शहर के विनिमय सम्मेलन का निमंत्रण मिला है। क्या आप मुझे दुनिया घुमाने ले जा सकते हैं? ये बेक्सुआन उसकी आवाज़ सुनकर होश में आ गया। फैंग क्योंग्यू के उम्मीद भरे चेहरे को देखकर वह मुस्कुराया। बेशक, वाह! फैंग क्योंग्यू खुशी से उछल पड़ी। उसने फैंग की पर्वत पर बेइयुन शहर के विनिमय सम्मेलन के बारे में सुना था और जानती थी कि हर आयोजन कई विचित्र और अद्भुत खजाने लेकर आता है। भले ही वह अपनी थोड़ी सी बचत से कुछ भी खरीदने में सक्षम न हो, फिर भी कुछ अनुभव प्राप्त करना अच्छा होगा। फैंग क्योंग्यू की मासूम और भोली मुस्कान देखकर ये बेक्सुआन के होंठ अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। कुछ देर बाद फैंग क्योंग्यू अपनी उत्तेजना से बाहर निकली और उसने देखा कि ये बेक्सुआन उसे घूर रही है, जिससे वह बहुत ज़्यादा शर्म से लाल हो गई। हालांकि वह ये नहीं जानती थी कि वरिष्ठ भाई बेक्सुआन एक नई शिष्या होने के बावजूद उसे इतनी अच्छी तरह से कैसे समझते थे, लेकिन वह उनके भावों को बहुत पहले से समझ चुकी थी। बात बस इतनी थी कि वह शर्मीली थी और उसकी माँ ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि बाहर निकलते समय अपना ख्याल रखे। इसीलिए फैंग क्योंग्यू ने कभी सीनियर ब्रदर ये के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की थी। अब इस तरह घूरे जाने पर उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अचानक कह दिया, धन्यवाद सीनियर ब्रदर बेक्सुआन, आप एक अच्छे इंसान हैं। जैसे ही उसने ये कहा, उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया और वह ये बेक्सुआन की नज़रों से ओझल होकर तेजी से भाग गई। उन परिचित शब्दों को सुनकर ये बेक्सुआन मन ही मन प्रसन्न हो गई। अपने पिछले जीवन में कियोंग एर के साथ उनका रिश्ता उन्हीं शब्दों के बाद शुरू हुआ था, तुम एक अच्छी इंसान हो। फैंग क्योंग्यू को गायब होते देख ये बेक्सुआन उसके पीछे नहीं भागा। इसके बजाय उसने निमंत्रण पत्र को अपने थैले में रखा और एक मधुर धुन गुनगुनाते हुए विविध दाओ अकादमी की ओर उड़ गया। अल्पविराम, गुरुजी, मैं वापस आ गया हूँ। मुख्य निवास के अंदर चू फैंग शियाओ चेन से बातचीत कर रहा था, तभी अचानक उसे ये बेक्सुआन की आवाज़ सुनाई दी। सभी लोग तुरंत उसकी ओर देखने लगे। चू फैंग ने चिढ़ाते हुए कहा, बेक्सुआन, तुम बहुत खुश दिख रही हो, क्या कुछ अच्छा हुआ है? ये बेक्सुआन मुस्कुराए, आपकी नज़रों से कुछ नहीं बचता गुरुजी। कियोंग र ने अभी अभी मुझे बताया कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। चू फैंग कुछ सेकंड के लिए रुका और ये बेक्सुआन को अजीब नज़र से देखते हुए मानो कह रहा हो, क्या तुम ठीक हो? ये बेक्सुआन को थोड़ी असहजता महसूस हुई और उसने पूछा, क्या बात है गुरुजी? ये कुछ भी नहीं है, चू फैंग ने जवाब दिया, ये पहली बार है जब मैंने किसी को अच्छा व्यक्ति होने का कार्ड पाकर इतना खुश होते देखा है। एल्डर बिंग ने बीच में कहा, गुरुजी, क्या यह अच्छी बात नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चू फैंग क्षण भर के लिए अवाक रह गया। वह समझाना चाहता था, लेकिन ये बेक्सुआन की उत्तेजना और उसके आसपास के लोगों के हैरान चेहरों को देखकर उसे एहसास हुआ कि तियानिक्सुआन महाद्वीप पर अच्छे व्यक्ति का कार्ड जैसी कोई अवधारणा मौजूद नहीं है। जिंदगी बर्फ की तरह अकेली है। सब लोग, छोटे भाई, ये क्या सच में आप सिर्फ इसलिए इतने खुश हो रहे हैं क्योंकि किसी ने कहा कि आप अच्छे इंसान हैं? जियाओ चेन ये बेक्सुआन को अच्छी तरह जानता था। इस छोटे भाई को मुसीबत खड़ी करने में महारत हासिल थी। वह दाओ फाउंडेशन के साधकों को शक्तिशाली दिव्य साधकों द्वारा पीछा करने के लिए उकसाता था। तभी ये बेक्सुआन को असली बात याद आई। बड़े भाई शियाओ, क्या आपने बेइयुन शहर के विनिमय सम्मेलन के बारे में सुना है? शाओ चेन ने जवाब दिया, क्या ये वही भव्य आयोजन नहीं है जो आध्यात्मिक जड़ी बूटियों, अयस्कों और सभी प्रकार के दुर्लभ खजानों पर केंद्रित है? ये सही है, ये बेक्सुआन ने कहा, अभी अभी सीनियर ब्रदर ये ने मुझे एक्सचेंज का निमंत्रण दिया है। अगर आपको किसी चीज़ में दिलचस्पी है तो चलिए साथ चलते हैं। जियाओ चेन ने पूछा, ये कब है? ये बेक्सुआन, 8वें महीने का 15वां दिन। तो फिर 3 महीने बाद। बढ़िया यात्रा लग रही है। जियाओ चेन ने बिना ज़्यादा सोचे समझे सहमति दे दी। जब वे बात कर रहे थे तभी विदेश मामलों की अकादमी से एल्डरबाई एक सारस पर सवार होकर आए और चू फैंग को बेइयुन शहर के विनिमय सम्मेलन के 3 निमंत्रण पत्र सौंपे। उनमें से एक विशेष रूप से शानदार था, जो मोतियों और रत्नों से जड़ा हुआ था। अपने हाथ में मौजूद निमंत्रण पत्रों को देखकर चू फैंग मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेइयुन सिटी एक्सचेंज इतना जीवंत होगा। उन्होंने तो सीधे मुझे ही निमंत्रण पत्र भेज दिए। एल्डर बिंग ने पूछा, गुरुजी, क्या आप उपस्थित रहेंगे? मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। अपने शिष्यों की आंखों में उत्सुकता देखकर चू फैंग तुरंत सहमत नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने निमंत्रण पत्रों में से एक शियाओ चेन को सौंप दिया। चेन, तुम मेरे प्रमुख शिष्य हो, ये निमंत्रण तुम्हारा ही है। गुरु, आपका धन्यवाद। शाओ चेन ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जहां तक आखिरी निमंत्रण की बात है, चू फैंग ने समूह पर नजर डाली और अंत में उसकी नजर नी शियुवान पर टिक गई। शियुवान, क्या तुम अपने पे बनाने के लिए कुछ आध्यात्मिक सामग्री खोजने जाना चाहोगी? बिल्कुल, यही मेरा विचार था।
निशियुआन ने शियाओ चेन के हाथ में मौजूद निमंत्रण पत्र को उम्मीद भरी नजरों से देखा। ठीक है, तो यह निमंत्रण आपका है। चू फैंग ने बिना किसी झिझक के निमंत्रण पत्र निशियुआन को सौंप दिया। गुरु आपका धन्यवाद। निशियुआन बेहतरीन शराब बनाने के लिए एक आध्यात्मिक वस्तु की तलाश में था। अब जब उसे बैयून सिटी एक्सचेंज में भाग लेने का मौका मिल गया था तो वह स्वाभाविक रूप से इस अवसर के लिए उत्सुक था। उनके पीछे खड़े जू कैचेन ने पूछा, वरिष्ठ चाचा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? बिल्कुल, तुम्हारे बिना मैं किसके साथ शराब पीता? निशियुआन ने उसे अर्थपूर्ण नज़र से देखा। जू कैचेन तुरंत समझ गया, उसके होठों पर खुशी भरी मुस्कान आ गई। निमंत्रणों का निपटारा करने के बाद चू फैंग ने सभी को भोज में आमंत्रित किया। शियाओ चेन के वापस आने पर म्याओ म्याओ पर्वत पर स्थित सभी शिष्य अपने वरिष्ठ भाई का स्वागत करने के लिए आए। शियाओ चेन ने नए कनिष्ठ भाई बहनों को एक छोटा सा स्वागत उपहार दिया। भोज के बाद चू फैंग उपन्यास पढ़ने के लिए अपने कमरे में लौट आया। कुछ देर बाद उसे असंतुष्टि महसूस हुई और वह एक अधिक कलात्मक पुस्तक की तलाश करने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र कोने में स्थित निमंत्रण पत्र पर पड़ी। चू फैंग ने अपने भंडारण वलय से निमंत्रण पत्र निकाला और सोचा, इस दुनिया में आने के बाद से ताइक्सू गुप्त क्षेत्र की यात्रा को छोड़कर उसने वास्तव में वैंडाओ अकादमी या वैंडाओ शहर की सीमाओं को नहीं छोड़ा था। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने इसका कोई भी हिस्सा नहीं देखा है। ये सोचकर चू फैंग ने मन बना लिया, वह बैयून सिटी एक्सचेंज जाएगा, भले ही कुछ समय के लिए ही सही, माहौल बदलने के लिए। कुछ ही देर बाद एल्डर बिंग उनके कमरे में पैर धोने के लिए पानी लेकर पहुंचे। अपने पैरों को पानी में भिगोते हुए चू फैंग ने पूछा, एल्डर बिंग, क्या आप खाली हैं? एल्डर बिंग चौंक गए, फिर उन्होंने सिर हिलाया। मैं हूं। तो चलिए साथ में बैयून सिटी एक्सचेंज चलते हैं, चू फैंग ने निमंत्रण देते हुए कहा। कारण सीधा साधा था, उसे बैयून शहर का रास्ता नहीं पता था और अपने शिष्यों के साथ जाना बहुत उबाऊ था। जब भी शियाओ चेन आता था, मात्र उसका नाम ही उसे सबका ध्यान आकर्षित करने का केंद्र बना देता था। चू फैंग को ध्यान आकर्षित करने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह एक बार सस्ते दामों पर सामान खरीदने के रोमांच का आनंद लेना चाहता था। आखिरकार अब उसके पास दुनिया को खत्म करने वाली आंखें थीं। जहां तक विविध दाव अकादमी की बात है, वह इसे कुछ समय के लिए किन पर छोड़ देगा, उसके आसपास होने से उसे सुकून मिलता था। हम कब रवाना होंगे? एल्डर बिंग ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। 8वें महीने की शुरुआत, अभी बहुत जल्दी है और करने को कुछ नहीं है। चू फैंग बस एक आरामदेह यात्रा करना चाहता था। एल्डर बिंग ने कहा, ठीक है, मैं पशु वशीकरण अकादमी जाकर 2 उड़ने वाले आध्यात्मिक पशु ढूंढता हूँ। इस तरह हम उन पर सवार हो सकते हैं। बैयून शहर वैंडाओ अकादमी से केवल 10,000 ली दूर है, और अगर हमें 2 ऐसे पशु मिल जाएं जो एक दिन में हजारों ली की यात्रा कर सकें, तो हम कुछ ही दिनों में वहां पहुंच जाएंगे। चू फैंग ने जवाब दिया, इतनी सारी परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम रवाना होने से पहले ही उन्हें चुन सकते हैं। मुझे याद है कि अकादमी के सभी प्रमुखों को अपना वाहन चुनने की अनुमति है। समझा। चू फैंग की योजना को देखते हुए एल्डर बिंग ने और कुछ नहीं कहा। 2 महीने बाद शियाओ चेन और उनके समूह ने चू फैंग को विदाई दी और विविध दाओ अकादमी से पश्चिम की ओर स्थित बैयून शहर के लिए रवाना हो गए। इसी बीच चू फैंग को एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ। मेजबान के शिष्य हानपिंग ने दीर्घायु कला में प्रवेश स्तर प्राप्त कर लिया है। मेजबान को दीर्घायु कला में महारत हासिल करने का पुरस्कार दिया जा रहा है। ये सुनकर चू फैंग ने बुदबुदाते हुए कहा, वह हानपिंग नाम का लड़का काफ़ी तेजी से साधना कर रहा है। हानपिंग के बारे में सोचते हुए उसे छोटी बच्ची कयई की याद आ गई। उसने सोचा कि आजकल वह कैसी होगी, इसलिए चू फैंग उस आंगन की ओर चल पड़ा जहां कयई और किनकिन रहते थे। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कयई आंगन में तलवार नृत्य का अभ्यास कर रही थी। वह नृत्य कविता और चित्रकला के समान था, प्रत्येक कदम जीवन था, तलवार की प्रत्येक गति सुंदर और सम्मोहक थी। यहाँ तक कि आंगन में खड़ी किनकिन भी मंत्रमुग्ध हो गई थी। नृत्य समाप्त होते ही चू फैंग ने सबसे पहले ताली बजाए। शानदार, कयई, तुम सचमुच नृत्य की उस्ताद हो। वह प्रस्तुति चौंके हुए हंस की तरह मनमोहक और घूमते हुए अजगर की तरह सुरुचिपूर्ण थी। चू फैंग की आवाज़ सुनकर दोनों लड़कियां तुरंत उठकर प्रणाम करने लगीं। प्रणाम स्वरूप, स्वामी जी, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, चू फैंग ने आंगन में कदम रखते हुए कहा। कयई ने पूछा, हे गुरुजी, क्या आप मेरे तलवार नृत्य पर टिप्पणी कर सकते हैं? चू फैंग ने जवाब दिया, अगर यह सिर्फ साधारण तलवारबाजी है तो अभी तुम्हारा प्रदर्शन त्रुटिहीन था, लेकिन साधना के लिहाज से तुम अभी भी बहुत पीछे हो। ये सुनकर कयई ने फिर पूछा, तो मुझे कैसे सुधार करना चाहिए? चू फैंग ने पूछा, क्या आपने हाल ही में सभी चीज़ों पर विचार करने से कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त की है? कयई ने सिर हिलाया, ये शिष्य मंदबुद्धि है और इसने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है। चू फैंग, क्या तुमने अपनी बड़ी बहन के वीणा वादन को सुनते हुए नृत्य का अभ्यास किया है? नहीं, काई शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया और चू फैंग की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी।
चू फैंग ने कहा, अपना सिर उठाओ। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, बस तुम्हें तरीका सिखा रहा हूँ। किन ने कहा, गुरुजी, मेरे संगीत के सामने तो दाओ एकीकरण के साधक भी बेबस हैं। अगर छोटी बहन मेरे वीणा की थाली पर नृत्य का अभ्यास करे तो मुझे डर है कि इससे उसकी आत्मा को ठेस पहुंच सकती है। वह भली भांति जानती थी कि उसका संगीत कितना भयावह था, खासकर हेवन ओरिजिन के मंच पर अपनी सफलता के बाद। भले ही उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का न हो, फिर भी उसका संगीत सुनने वाला कोई भी आम इंसान जीवन भर के लिए मंत्रमुग्ध हो सकता था और शायद कभी जाग न पाता। चू फैंग ने उत्तर दिया, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उसकी आत्मा मेरे दिव्य चेतना के प्रभाव को सहन कर सकती है तो वह आपके संगीत को भी सहन कर सकती है। जैसे ही आप बजाना बंद करेंगे वह ठीक हो जाएगी। किन ने हल्के से सिर हिलाया। तो मैं अपनी छोटी बहन की मदद करूंगी। अच्छा, तो मैं कई की साधना का जिम्मा तुम्हें सौंप देता हूं। चू फैंग चिंतित नहीं था। शियाओ चेन ने पहले भी इसी तरह दा कियान की मदद की थी। उसे विश्वास था कि किन की मदद से कई को जरूर कुछ लाभ होगा। वैसे मैं आधे महीने में रवाना हो रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में पहाड़ों के कामकाज आप संभाल लेना। किन ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगी, गुरुजी। चू फैंग ने अपने दोनों शिष्यों को कुछ और सलाह दी, फिर मुड़कर चले गए। मास्टर के जाने के बाद कई ने पूछा, वरिष्ठ बहन, हम प्रशिक्षण कब शुरू करेंगे? किन मुस्कुराए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दाव को समझना चाहते हैं। बड़ी बहन, आप किस चीज में सबसे अच्छी हैं? कई ने उत्सुकता से पूछा। विनाश, किन ने कुछ देर रुक कर कहा, लेकिन मुझे चंद्र यिन और चरम यिन दोनों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं उन शक्तियों को अच्छी तरह समझती हूँ। कई ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, तो मैं चंद्र यिन को चुनती हूँ। चांदनी रात में अकेले नृत्य करना हमेशा से मेरा पसंदीदा रहा है। किन, ठीक है, तो हम आज रात से शुरू करेंगे। अपने निवास पर लौटने के बाद चू फैंग ने एल्डर बिंग को अपने साथ पशु संरक्षण अकादमी चलने के लिए बुलाया ताकि उड़ने वाला वाहन चुना जा सके। वे दोनों अपनी तलवारों पर सवार होकर आए और उनके उतरने से पहले ही पशु वशीकरण अकादमी के ग्रैंड एल्डर शी यान अपने शिष्यों के साथ उनका स्वागत करने के लिए पहुंच गए। चीफ चू का पहले स्वागत न करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चू फैंग और ग्रैंड एल्डर शी यान पुराने परिचित थे। चू फैंग हंसते हुए बोले, भाई शी, हमारे बीच औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ड्रिंक पिलाऊंगा और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। जब शी यान ने शराब पीने के बारे में सुना तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। भले ही चू फैंग ज्ञानवर्धक शराब न परोसता हो, लेकिन वह हमेशा दुर्लभ शराब लाता था। चीफ चू, कृपया अंदर आइए। समूह सीधे शी यान के घर गया। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। चू फैंग, एल्डर बिंग और शी यान मेज के चारों ओर बैठकर शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। 3 दौर के पे के बाद शी यान ने आखिरकार पूछा, चीफ चू, अब जब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं तो आपके आने का असली कारण क्या है? चू फैंग अपने शराब के प्याले से खेल रहा था। मैं एक उपयुक्त उड़ने वाले आत्मा प्राणी की तलाश में हूँ। क्या आप किसी की सिफारिश कर सकते हैं, भाई शी? शी यान तुरंत होश में आ गई और हिचकिचाते हुए पूछा, चीफ चू, क्या आप सवारी करने के लिए कोई जानवर चाहते हैं या प्रशिक्षण के लिए? चू फैंग ने एल्डशी की ओर देखा, उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। एल्डशी, क्या आप अपनी बात सुन भी रहे हैं? सवारी करने के अलावा और किस काम के लिए घोड़े होते हैं? एल्डशी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा कि शायद चीफ चू को अचानक कोई सनक सवार हो गई हो और वह अपनी सीमाओं को चुनौती देने के तरीके के रूप में किसी आध्यात्मिक जानवर को साधना में मार्गदर्शन देना चाहते हों। तुम्हें लगता है कि मैं इतना ऊब गया हूँ? बोलते हुए चू फैंग ने शराब का एक घूंट लिया। ये लोग कभी ठीक से साधना नहीं करते, हमेशा बेतुकी बातें करते रहते हैं। हे, एल्डशी मुस्कुराए, बस मजाक कर रहा था। चीफ चू, क्या आपके वाहन के लिए कोई विशेष आवश्यकताएं हैं? चू फैंग ने एक पल सोचा। सुंदर, तेज, ताकतवर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिखने में अच्छा होना चाहिए। एल्डशी ने सिर हिलाया और पास खड़े एक शिष्य को बुलाया। हमारे संस्थान से पशु रजिस्टर ले आओ। जी हाँ, बड़े। शिष्य तुरंत चला गया और थोड़ी देर बाद एक जेड पर्ची लेकर लौटा। मास्टर, द बीस्ट रजिस्ट्री। एल्डशी ने जेड पर्ची ली और अपनी दिव्य चेतना से उसका अवलोकन किया, फिर मुस्कुराए। मुख्य चू, आपके मानदंडों और आपकी स्थिति के अनुरूप 3 आध्यात्मिक पशु हैं। चू फैंग अपने शराब के प्याले से खेलने लगा। चलिए सुनते हैं। नीले रंग का बार ड्रैगन राजा, निर्वाण क्षेत्र का 4 पंजों वाला ड्रैगन। यह एक दिन में 108,000 ली से अधिक की यात्रा कर सकता है और आकाश और समुद्र दोनों को पार करने में सक्षम है। चू फैंग ने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया। बहुत ही अनुभवहीन। एक आदमी को अनुभवहीन नहीं होना चाहिए। एल्डशी ने आगे कहा, एक सींग वाला बादल घोड़ा जो पूरी तरह से सफ़ेद है और जिसके सिर पर एक ही सींग है। यह बादलों पर सवार होता है और हवा और मौसम को नियंत्रित करता है।
एक सफ़ेद घोड़े वाला राजकुमार। चू फैंग ने इस पर विचार किया और फैसला किया कि इसमें कुछ खास बात नहीं है। तीसरा क्या है? स्वर्ण पंखों वाला ईगल राजा। इसमें दिव्य पशु वंश का रक्त समाहित है। अपने पंखों की एक फड़फड़ाहट से यह 18,000 ली से अधिक की दूरी तय कर सकता है। ये शीर्ष श्रेणी का उड़ने वाला आध्यात्मिक पशु है। चू फैंग ने अनायास ही पूछा, एक बड़ा बाज? जी हाँ, एल्डर शी ने सिर हिलाया। तो मैं इस बाज राजा को देखना चाहता हूँ। यही तो एक सच्चा आदमी प्यार करता है। ये सुनकर एल्डर शी ने चू फैंग को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। चीफ चू की पसंद बहुत अच्छी है। हालांकि गोल्डन विंग्ड ईगल किंग थोड़ा अभिमानी है। अगर इससे आपको ठेस पहुंची हो तो कृपया मेरी बात समझें। चू फैंग ने जवाब दिया, कोई चिंता नहीं। ये निर्वाण क्षेत्र का दानव राजा है, इसलिए थोड़ा क्रोध होना स्वाभाविक है। एल्डर शी खड़े हुए और इशारा करते हुए बोले, तो मुझे आगे चलने दीजिए। धन्यवाद एल्डर शी। चू फैंग उसके पीछे पीछे आंगन से बाहर निकल गया। कुछ क्षण बाद तीनों का समूह घनी आध्यात्मिक ऊर्जा और विशाल प्राचीन वृक्षों से भरी एक चोटी पर पहुंचा। जैसे ही वे उतरे, उन्होंने एक विशाल वृक्ष की चोटी से एक शक्तिशाली दबाव महसूस किया। उस दबाव के साथ साथ एक चिड़चिड़ी आवाज़ भी सुनाई दी। शाओ यानजी, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक ज़रूरी न हो मुझे परेशान मत करो? क्या तुम अब राजा की बात अनसुनी कर रही हो? एल्डर शी का उपनाम सुनकर चू फैंग लगभग हंसने ही वाला था। शुक्र है, उसने पेशेवर रवैया अपनाते हुए खुद को काबू में रखा। एल्डर शी ने एक अजीब लेकिन विनम्र मुस्कान बिखेरी और पेड़ पर मौजूद एक काले धब्बे की ओर झुककर प्रणाम किया। वरिष्ठ गोल्डन विंग, आज एक सरदार आपसे मिलना चाहते हैं। वे आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनके साथी बनने के लिए तैयार होंगे। हम्फ। पेड़ की चोटी से एक ठंडी सी आवाज़ आई। कौन सा अंधा बच्चा मुझे अपना वाहन बनाना चाहता है? क्या वे अपने पूर्वजों को दिए गए मेरे सबक भूल गए हैं? क्या ये स्वतंत्र तलवार राजा है या वह तलवारबाज? एल्डर शी के माथे से पसीना टपक रहा था। उन्होंने चू फैंग की ओर असहाय मुस्कान बिखेरी। उन्हें परेशानी की आशंका तो थी, लेकिन चू फैंग पहले से भी कहीं अधिक अभिमानी निकला। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये चील 1000 साल से वेंदाओ अकादमी में थी, यहाँ तक कि मुखिया से भी ज्यादा उम्र की। आमतौर पर सभी लोग उसे पूर्वज की आत्मा की तरह मानते थे। चू फैंग क्रोधित नहीं था। इसके बजाय उसने शांत भाव से अपनी आभा को मुक्त किया। पल भर में एक अर्धसंत के दबाव ने पर्वत को घेर लिया। क्या बकवास है? आकाश से एक विस्मयकारी चीख गूंज उठी जब एक काला धब्बा ऊपर से तेजी से नीचे गिरा और उनके सामने आकर गिरा। यह एक विशाल सुनहरे पंखों वाला बाज था। उसका हर पंख चमक रहा था और सुनहरे पंख सूर्य की रोशनी में दमक रहे थे। सुनहरे पंखों वाले चील राजा ने अपने पंख झुकाकर प्रणाम किया। मुझे पता नहीं था कि कोई वरिष्ठ व्यक्ति आ गया है। कृपया मेरी पिछली गलती के लिए मुझे क्षमा करें। अहंकार से विनम्रता में ये बदलाव एल्डर शी को स्तब्ध कर गया। बीस्ट इंस्टीट्यूट में सदियों के अपने अनुभव में उन्होंने चील को कभी इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था। चू फैंग ने चील की ओर देखा और मुस्कुराया। सच कहूं तो मुझे तुम्हारा जंगली बेबाक रवैया ज्यादा पसंद आया। सुनहरे पंखों वाला राजा चील सीधा खड़ा हो गया, गर्व से अपने पंख समेटे हुए और सीधे आगे की ओर देखने लगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप वेंडाओ अकादमी के कौन से महान व्यक्तित्व हैं, सीनियर? चू फैंग ने सिर हिलाया। मैं विविध दाव संस्थान का प्रमुख हूं। चील जम गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बदमाश कोंग मर गया? क्या तुम मेरे गुरु को जानते थे? चू फैंग ने पलटकर पूछा। ये देखकर बाज की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। तुम कोंग के शिष्य हो? ईगल किंग, शिष्टाचार का ध्यान रखें। एल्डर शी ने तुरंत हस्तक्षेप किया और परिचय देना शुरू किया। आपके सामने वेंडाओ अकादमी के इतिहास के सबसे युवा प्रमुख हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे साहित्यिक संत का पुनर्जन्म हैं, जिन्हें सम्राट की कृपा प्राप्त है, जो 100 कलाओं के स्वामी हैं और 10 साल से भी कम समय की साधना के बाद अर्धसंत बन गए हैं। प्रमुख चू फैंग। इतनी प्रशंसा सुनने के बाद चील अवाक रह गई। अपने 1000 वर्षों के जीवन में उसने कभी ऐसा अद्भुत चमत्कार नहीं देखा था। एल्डर शी की चापलूसी से चू फैंग थोड़ा शर्मिंदा हो गया। एल्डर शी, ये सब महज गपशप है, इसे गंभीरता से न लें। स्वर्ण पंखों वाले ईगल राजा ने सहज भाव से पूछा, तो क्या तुम सचमुच 10 साल से भी कम समय में अर्धसंत बन गए? चू फैंग ने सिर हिलाया। लगभग। मैं वेंदाओ अकादमी में सिर्फ 10 साल से हूँ। एक प्रतिभाशाली, सचमुच एक प्रतिभाशाली, चील ने कहा। एल्डर शी ने सही समय को भांपते हुए तुरंत पूछा, ईगल किंग, क्या अब आप चीफ चू का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं? मुखिया चू, शियाओ यानजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बदतमीजी करने की? ये मेरे पालक पिता हैं। चील घुटनों के बल बैठ गई। मैं जीवन भर अकेला भटकता रहा हूँ, हमेशा एक सच्चे गुरु की तलाश में। यदि मुखिया चू को कोई आपत्ति न हो तो मैं उन्हें अपना पालक पिता स्वीकार करना चाहूँगा। फुफकारना। चू फैंग ने ठंडी सांस ली और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो चाल तो बहुत ही सहज थी। ऐसा लग रहा है जैसे तुम इसे पहली बार कर रहे हो, है ना?
प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चील ने उसकी ओर पलकें झपकाईं। एल्डर शी हंसे। चीफ चू, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। उस समय ईगल किंग ने डीन को अपना पालक पिता बनाने की कोशिश की थी। डीन उसे वेंडाओ अकादमी ले आए क्योंकि उन्हें लगा कि ईगल उन्हें अपना अभिभावक मानता है। तो डीन ने उसे दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। एल्डर शी मुस्कुराए। उस समय डीन पहले से ही अर्धसंत थे और ईगल किंग अभी अभी पैदा हुए थे। उन्होंने शायद सोचा होगा कि ईगल किंग ने उन पर अपनी छाप छोड़ दी है। अच्छा ऐसा है, चू फैंग ने कहा, मुझे पिता की भूमिका निभाने की आदत नहीं है। चूंकि डीन तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं तो चलो हम एक दूसरे को भाई की तरह ही माने। ईगल ब्रदर, क्या तुम मेरे साथ विविध दाव संस्थान चलने को तैयार हो? स्वर्ण पंखों वाले ईगल राजा को निराशा का एक झटका लगा उतने शक्तिशाली पैर से चिपकने का मौका न मिलने पर। लेकिन भावी संत के साथ भाईचारा स्थापित करना भी बुरा नहीं था। अगर भाई चू मुझसे पूछें तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखना। बाइयून शहर बाइयून पर्वत श्रृंखला के बाहर स्थित एक भव्य शहर। जब से बाइयून तलवार संत के पुत्र महान साधक ताजुए ने शहर का निर्माण किया और उसके क्षेत्र का विस्तार किया, तब से बाइयून शहर सैकड़ों हजारों वर्षों से बिना गिरे मजबूती से खड़ा रहा है। बाइयून पर्वत श्रृंखला के समर्थन और वेंडाओ अकादमी के सहारे बाइयून शहर शुवान महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली अर्धसंत गुटों में से एक बन गया था, जो पवित्र भूमि के बाद दूसरे स्थान पर था। बाइयून शहर के सरदारों की हर पीढ़ी ने वेंडाओ अकादमी में अध्ययन किया था, कुछ ने तो 10 संस्थानों में से एक के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया था। इस प्रकार शहर को वेंडाओ अकादमी का प्रत्यक्ष सहयोगी माना जाता था। हाल के महीनों में बाइयून शहर विशेष रूप से जीवंत हो गया था। देश के कोने कोने से गुट 10 साल में एक बार होने वाले इस आदान प्रदान सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। बाइयून सिटी एक्सचेंज में निमंत्रण प्राप्त करने वाला कोई भी छोटा गुट इसे एक बड़ा सम्मान मानता था। बाइयून शहर से कई दर्जन ली उत्तर में आकाश में सूर्य को भी ढकने के लिए पर्याप्त विशाल सुनहरे पंखों वाला एक विशालकाय चील आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहा था। भाई चू, हम बाइयून शहर से 30 ली दूर हैं। क्या मुझे शहर के बच्चों को हमारा स्वागत करने के लिए 1000 ली के संदेश का उपयोग करना चाहिए? स्वर्ण पंखों वाले ईगल राजा ने मुड़कर अपनी पीठ पर बैठे चू फैंग और एल्डर बिंग की ओर देखा। हम इतनी करीब आ गए हैं। चू फैंग ने अभी अभी वेंदाओ अकादमी छोड़ी थी। एक कप चाय पीने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में वे बाइयून शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे। बिल्कुल, स्वर्ण पंखों वाले ईगल राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं निर्वाण लोक में पहुंचा तो मैंने अपने पूर्वज के स्वर्ण पंखों वाले रोक वंश को जागृत किया और साथ ही 10,000 ली रोक उड़ान की दिव्य क्षमता भी प्राप्त की। इसके साथ 1000 ली की दूरी एक सांस में तय करना कोई बड़ी बात नहीं है। चू फैंग ने उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम वो शक्तिशाली प्राणी हो जिसने जन्म लेते ही डीन को अपना पालक पिता मान लिया था। स्वर्ण पंखों वाला ईगल राजा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? चू फैंग हंसा। भाई ईगल, ज्यादा ध्यान आकर्षित मत करो। इससे बचे खुचे काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। शांत रहो। क्या तुम थोड़ा सिकुड़ सकते हो? अभी जिस तरह दिख रहे हो, मुझे डर है कि बाइयून शहर के सारे जूनियर तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। हालांकि वे एक दूसरे को केवल 10 दिनों से जानते थे, चू फैंग ने पहले ही इस आदमी के स्वभाव को समझ लिया था। उसे चापलूसी और आध्यात्मिक शराब बहुत पसंद थी। चू फैंग ने उसे एक बढ़िया पे पिलाया था और बाज ने अपनी छाती थपथपाए और वफादारी से उसका अनुसरण करने का वादा किया, लेकिन केवल तभी जब शराब लगातार बहती रहे। चू फैंग बिना किसी झिझक के सहमत हो गया। थोड़ी सी शराब के बदले निर्वाण लोक के राजा श्रेणी का घोड़ा लेना एक अविश्वसनीय सौदा था। बेशक, गोल्डन विंग ईगल किंग को अपना एकमात्र वाहन बनाने के लिए चू फैंग ने 3 साल की साधना शक्ति का बलिदान दिया था, लेकिन वह वैसे भी इनका बहुत कम इस्तेमाल करता था। एक साल में जितनी शक्ति खर्च होती थी उससे कई साल चल जाते थे, इसलिए उसे कोई नुकसान महसूस नहीं हुआ। मैं समझ गया, तुम शेर को खाने के लिए सुअर बनना चाहते हो। हाँ, मुझे भी कुछ 100 साल पहले ऐसा करने में मजा आता था। चील हंसी, फिर एक खुले मैदान में उतर गई। वे दोनों उसकी पीठ से कूद गए। सौभाग्य से आसपास कोई नहीं था, इसलिए किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। चू फैंग ने चील की ओर तिरछी नज़र से देखा। भाई चील, बहुत अधिक जानना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। किसी कारणवश जब स्वर्ण पंखों वाले ईगल राजा ने चू फैंग को आंखें सिकुड़ते हुए देखा तो उसकी पीठ में सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत सिकुड़कर लगभग 7 फीट ऊंचे एक सामान्य ईगल में बदल गया। भाई चू, आप सही कह रहे हैं। मैं अब अक्सर नासमझ बनने की कोशिश करूंगा। छी! बुजुर्ग बिंग उस आमतौर पर प्रभावशाली दिखने वाले बाज को इतना विनम्र देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सके। सीनियर साहब तो बस मजाक कर रहे थे, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। स्वर्ण पंखों वाले ईगल राजा ने उसे अनदेखा कर दिया। उनके अनुभव के अनुसार महिला साधिका जितनी सुंदर होती थी उतनी ही खतरनाक होती थी।
जब वे पहली बार वैंडाओ अकादमी आए थे तब कई खूबसूरत महिलाओं ने जीवन भर उनकी देखभाल करने का वादा किया था, लेकिन उनमें से कोई भी 100 साल तक नहीं टिक पाए। उसके असहज चेहरे को देखकर चू फेंग मुस्कुराया। बिंग सही कह रहा है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। शहर में पहुंचने के बाद हमें अपनी पहचान बदलनी पड़ेगी। एल्डर बिंग ने पूछा, सर क्या हम भी नकली नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम, चू फेंग ने सिर हिलाया। अंदर जाने के बाद मुझे सर कहकर मत बुलाना। तो भाई चू कैसा रहेगा? एल्डर बिंग ने सहज भाव से पूछा। वह मूल रूप से उन्हें सीनियर ब्रदर चू कहना चाहती थी, लेकिन उनकी साधना में बहुत अंतर था। चू फैंग द्वारा दाक्यान की उस बैंगनी लड़की को चिढ़ाने की बात याद करके उन्होंने संकोच से कोशिश की। चू फैंग ने तुरंत उसे रोक दिया। मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मुझे इसकी आदत नहीं है। मुझे बस युवा मास्टर चू कहो, समझा? एल्डर बिंग ने सिर हिलाया। तो फिर यंग मास्टर चू मुझे कैसे संबोधित करें? चू फैंग ने उसकी तरफ एक नज़र डाली और सोचने लगी। लेडी शब्द उपयुक्त नहीं था क्योंकि वह अविवाहित थी। गर्ल शब्द भी सही नहीं लग रहा था। मास्टर शब्द तो बिल्कुल ही नहीं था, ये किसी नन की आवाज़ जैसा लगता था। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं तुम्हें फेरी बिंग कहकर बुलाऊंगा। ब्रदर ईगल, मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाता रहूंगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। स्वर्ण पंखों वाला ईगल राजा, भाई चू क्या तुम में शिष्टाचार नहीं है? हा, चू फैंग हंसा और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोला, आज रात मैं तुम्हें ज्ञान की शराब पिलाऊंगा। एमेन। चील की आंखें चमक उठीं। भाई चू, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। आप बेहद विनम्र हैं, आपकी कही हर बात सही है। चू फैंग हंस पड़ा। डीन का दत्तक पुत्र बनने के योग्य है। स्वर्ण पंखों वाला चील राजा। वे तीनों मजाक करते हुए धीरे धीरे बेयुन शहर की ओर बढ़ रहे थे। बाययुन शहर के बाहर 2 महिलाओं और एक पुरुष ने अपने सामने फैले भव्य शहर की ओर देखा, फिर हवा का पीछा करते घोड़ों पर सवार होकर द्वारों से बाहर निकल गए। रास्ते भर उन तीनों को कई निगाहों का सामना करना पड़ा। क्योंकि वह आदमी थोड़ा गोल मटोल था, लेकिन उसके बगल में बैठी दोनों महिलाएं बेहद खूबसूरत थीं। उस व्यक्ति ने दर्शकों की अनदेखी की और अपने बगल में खड़ी एक प्रतिष्ठित दिखने वाली महिला की ओर मुड़ा। मिस नानगोंग, ये बेयुन सिटी एक्सचेंज काफ़ी जीवंत लग रहा है, हमारे वैंडाओ अकादमी की ग्रैंड प्रतियोगिता से भी कहीं अधिक। ये तीनों वांग बाओले और उनके साथी थे। कुछ महीने पहले आगामी आदान प्रदान के बारे में जानने पर नानगोंग यू ने अन्य 2 को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया था। नानगोंग यू मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से, हालांकि अकादमी की भव्य प्रतियोगिता विश्व प्रसिद्ध है, बाहरी लोगों को शायद ही कभी इसके करीब आने का मौका मिलता है। लेकिन बेयुन शहर का आदान प्रदान अलग है, इसमें कई अर्धसंत शक्तियां भाग लेती हैं, और यहाँ तक कि हमारी अकादमी भी व्यक्तिगत रूप से विशेषज्ञों को भेजती है। यह एक उच्च स्तरीय सम्मेलन है। मुझे उत्सुकता है कि इस बार कौन से दुर्लभ खजाने सामने आएंगे। लगता है वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना भी होगा। खाने का नाम सुनते ही वांग बाओले की आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। तीनों को शहर में आए हुए आधा घंटा भी नहीं बीता था जब एक भयानक स्वर्ग उत्पत्ति वाला बाघ दानव अपनी पीठ पर एक पुरुष और एक महिला को लेकर शहर के द्वार की ओर बढ़ा। जहां जहां बाघ गुजरता, राहगीर भागने लगते, यहां तक कि द्वार पर तैनात पहरेदार भी उसे देखकर कांपने लगते। बाघ की पीठ पर सवार होकर काओ युकियान ने द्वारपालों की ओर नीचे देखा और पूछा, आध्यात्मिक पत्थरों में प्रवेश शुल्क कितना है? एक गार्ड ने तुरंत जवाब दिया, महोदया, आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। काओ युकियान मुस्कुराए, अच्छा, तो मैं शिष्टाचार नहीं अपनाऊंगी, और अगर कोई पूछे तो उन्हें बता देना कि मैं काओ युकियान हूँ। वे ये निवास पर आकर मुझसे प्रवेश शुल्क ले सकते हैं। रक्षक, क्या यह नगर स्वामी का महल नहीं है? क्या आपको लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि ये परिवार से पैसे मांगने के लिए किसी को भेजूंगा? शहर में बाघ और उसके 2 सवारों के प्रवेश करते ही सब लोग उसे देखने लगे। उन्हें संभलने में काफ़ी समय लग गया। तभी अचानक किसी ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, अरे वो तो वेंदाओ का काओ युकियान है। भाई काओ, क्या बेयुन शहर में ये का केवल एक ही निवास स्थान नहीं है? सोंग झाओई ने अपना सिर झुकाया और पीछे खड़ी काओ युकियान की ओर देखते हुए पूछा। ये सही है। काओ युकियान ने सिर हिलाया, उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। जब मैं वेंदाओ अकादमी में एक अमीर बिगल लड़का था, तब मेरा एक बदमाश दोस्त था जो ये परिवार का सीधा वंशज था। मैं उसका नाम पहले बताने वाला था लेकिन भूल गया, इसलिए मैंने द्वारपालों को ये परिवार से ही पूछने के लिए कह दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सोंग झाओई ने पूरी तरह से अचंभित होकर उसकी ओर देखा। लेकिन क्या बेयुन शहर के नियमित नगर रक्षक प्रवेश शुल्क वसूलने के लिए ये निवास पर जाने की हिम्मत करेंगे? काओ युकियान ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, यह मेरी समस्या नहीं है। मैं वेंदाओ अकादमी का सबसे अमीर बिगल छात्र हूँ। मैं इतनी दूर एक साधारण से बेयुन शहर में आता हूँ और फिर भी प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। अगर यह बात फैल गई तो कितना अपमानजनक होगा। उद्धरण चिन्ह .. उद्धरण चिन्ह।
सोंग झाओई ने झुंझलाहट भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। भाई कियान, आप तो कहानियों के उन क्लासिक खलनायकों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा कहने वाले आप पहले व्यक्ति नहीं हैं। काओ यूकियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे गुरु भी अक्सर कहते हैं कि मुझ जैसा व्यक्ति किसी कहानी की किताब के तीसरे अध्याय से आगे नहीं बढ़ पाएगा। गीत झाओई। बाइयून शहर का ये निवास स्थान एक हवेली से कहीं अधिक एक महलनुमा शहर था। ये सैकड़ों हजारों म्यू के क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी इमारतें विशाल और भव्य थीं। स्वर्णिम महल जगमगा रहे थे, मानो स्वर्ग में स्थित दिव्य महल हों। शहर के एक ऊंचे टावर की चोटी पर एक बाज झपट्टा मारकर नीचे आया और एक पहरेदार के बगल में आकर बैठ गया। पहरेदार ने उसके पंजों से एक पत्र लिया, उसे ध्यान से पढ़ा और उसके चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया। पास ही खड़े एक साथी ने पूछा, भाई शियाओ की क्या हो रहा है? ये क्यूई, ये परिवार की एक उपशाखा से था, अन्यथा वह व्हाइट टाइगर गेट के गार्ड कप्तान के पद पर नहीं होता। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पश्चिम द्वार से अभी अभी एक पत्र आया है। उसमें लिखा है कि वेंडाओ अकादमी की प्रतिभाशाली छात्रा काओ यूकियान हमारे ये निवास पर आ रही है। साथी ने जवाब दिया, काओ यूकियान वेंडाओ अकादमी का एक प्रख्यात प्रतिभावान छात्र हो सकता है, लेकिन हम ये कबीले को एक अर्धसंत का संरक्षण प्राप्त है। उसे यहाँ आकर परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए, है ना? ये ची ने पत्र सौंप दिया। उसे पढ़ने के बाद उस आदमी का चेहरा अजीब हो गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, ये तथाकथित प्रतिभाशाली लोग सचमुच अप्रत्याशित व्यवहार करते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? तुम यहीं पहरा दो, मैं यंग मास्टर शियाओ को सूचना देने जाता हूँ। ये दोनों वेंडाओ अकादमी के शीर्ष प्रतिभाएं हैं, शायद काओ यूकियान उनसे मिलने आए हों। ये परिवार की सदस्य होने के नाते ये क्यूई स्वाभाविक रूप से जानती थी कि आदान प्रदान सम्मेलन नज़दीक आने के साथ ये निवास किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उस आदमी ने सिर हिलाया। समझ गया, आगे बढ़ो भाई शियाओ की। ... ये निवास के भीतरी प्रांगण में एक आंगन के अंदर ये लिंग शियाओ मुख्य आसन पर बैठी थीं और चारों ओर एकत्रित ये परिवार के कनिष्ठ सदस्यों को देख रही थीं। जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाला था, एक गार्ड अंदर घुस आया। युवा स्वामी शियाओ, व्हाइट टाइगर गेट के गार्ड कैप्टन ये क्यूई को तत्काल मिलने का अनुरोध है। ये लिंग शियाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसे अंदर आने दो, समझा? पहरेदार चला गया और थोड़ी देर बाद ये ची ने आदरपूर्वक झुकते हुए प्रांगण में प्रवेश किया। ये ची युवा स्वामी शियाओ और अन्य युवा स्वामियों का अभिवादन करता है। उठना, ये लिंग शियाओ ने उदासीनता से कहा, क्या बात है? ये ची ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, युवा स्वामी शियाओ, वेंडाओ अकादमी से काओ यूकियान आने वाले हैं। उन्होंने नगर रक्षकों को हमारे ये निवास पर आकर प्रवेश शुल्क मांगने का आदेश भी दिया है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये लिंग शियाओ के सिर के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह मंडराते हुए प्रतीत हो रहे थे। ये काओ यूकियान क्या कर रहा है? मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं। और इस तरह से कौन मिलने आता है? वह वेंडाओ अकादमी का एक शीर्ष प्रतिभाशाली छात्र माना जाता है, फिर भी उसका वह घमंडी रवैया जरा भी कम नहीं हुआ है। मैं समझ गया, अब आप जा सकते हैं। जी श्रीमान, ये क्यूई ने संदेश पहुंचा दिया और तुरंत वापस लौट गया। ये लिंग शियाओ को ये बात समझ नहीं आई, इसलिए उसने पूछा, आप सभी को क्या लगता है कि काओ यूकियान क्या करने की कोशिश कर रहा है? जैसे ही सब लोग खामोश हो गए, एक सुस्त आवाज सुनाई दी, भाई लिंग शियाओ, मेरा एक साहसिक अनुमान है। युवा स्वामी कियान शायद मेरे साथ शराब पीने आए हैं। सभी ने तुरंत अपनी निगाहें कोने की ओर घुमा लीं। वहां आलीशान वस्त्रों में लिपटा एक युवक बैठा था, जो आराम से एक तह वाले पंखे से खुद को हवा कर रहा था। वह उन पर मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका दूसरा हाथ लगातार उसके बगल में बैठे एक फुर्तीले सफ़ेद भेड़िए को सहला रहा था। अकुन, क्या तुम निश्चित हो? ये लिंग शियाओ को अपने इस चचेरे भाई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि दोनों वेंडाओ अकादमी के शिष्य थे, लेकिन उसने अपनी मेहनत के दम पर ही आज ये मुकाम हासिल किया था। वो आदमी, वो तो पारिवारिक संबंधों के सहारे अंदर आया। अगर उसकी जानवरों को वश में करने की मामूली प्रतिभा न होती, जिसकी बदौलत उसे पशु वश में करने वाले संस्थान के उच्च अधिकारियों में जगह मिली, तो उसे ये कबीले के किसी काम की निगरानी के लिए भेज दिया जाता और वो आज यहाँ होता ही नहीं। ये लिंकुन मुस्कुराया और बोला, पक्का नहीं कह सकता, लेकिन जब हम वेंडाओ अकादमी के कुछ युवा उस्तादों के साथ शराब पी रहे थे, तब मैंने शेखी मारी थी कि अगर उन्हें कभी भी उन शहर में कोई परेशानी हो तो उन्हें बस इतना कहना है। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक घर आकर ये लिंकुन से बात कर लीजिए। ये कुल के सभी लोग तो तुम ही हो जो ये परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कह सकते हो? ये लिंग शियाओ के होंठ फड़फड़ाए। अकुन, ऐसी बातें कहना बंद करो, तुम मुसीबत मोल लोगे। चूंकि छोटे भाई काओ तुम्हारे दोस्त हैं, इसलिए तुम ही उनका स्वागत करोगे। बस नियमों का पालन करो। आने वाले दिनों में उनका अच्छे से ख्याल रखना। बाकी बातों में दखल मत देना। ये लिंकुन का चेहरा तुरंत खिल उठा। वह खड़ा हुआ और बोला, ठीक है,
अगर बस इतना ही है तो मैं अब यंग मास्टर कियान से मिलने जाता हूँ। उन्हें बाहर इंतजार करवाना हमारे ये परिवार की छवि खराब करेगा। ये लिंग शियाओ ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया। वह उसे और अधिक देर तक वहां रुकते हुए नहीं देखना चाहती थी। ये लिंकुन ने अपने बगल में बैठे सफ़ेद भेड़िए को थपथपाया। शाओ है, चलो चलते हैं। आओ। भेड़िए ने जोर से दहाड़ा, फिर ये लिंकुन के गले का पट्टा पकड़कर उसे अपनी पीठ पर उछाल लिया। किसी के कुछ कर पाने से पहले ही दोनों आंगन से गायब हो गए। 1 घंटे बाद काओ युकियान और सोंग झाओई ये निवास के श्वेत बाग द्वार पर पहुंचे। जैसे ही काओ कुछ कहने ही वाला था, शहर की दीवार से एक आश्चर्यचकित आवाज आई। युवा स्वामी कियान, सच में आप ही हैं। काओ ने ऊपर देखा। गार्डों से घिरे एक व्यक्ति पर उसकी नज़र पड़ी, जिसके बगल में एक सफ़ेद भेड़िया खड़ा था। उस व्यक्ति का उपनाम तुरंत उसके दिमाग में आ गया। युवा स्वामी कुन, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? जल्दी करो और द्वार खोलो। या आप ऊपर से मेरा पीछा करना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं लगभग भूल ही गया था। ये लिंकुन ने अपने बगल में बैठे येची को थपथपाते हुए कहा, द्वार खोलो। हम युवा स्वामी कियान का स्वागत कर रहे हैं। नहीं, मैं खुद खोलूंगा। क्लैक क्लैक, द्वार धीरे धीरे खुले। ये लिंकुन ने पहरेदारों को बाहर निकाला, मुट्ठी बांधी और कहा, युवा स्वामी कियान, आपका आगमन हमारे लिए सम्मान की बात है। आपसे पहले न मिल पाने के लिए क्षमा करें। आज रात मैं 3 प्याले पीकर खुद को दंडित करूंगा। काओ युकियान सोंग झाओई को गोद में लिए उस विशाल बिल्ली की पीठ से नीचे कूद गया। वह मुस्कुराया, तुम हमेशा अच्छी बातें ही सोचती हो। बहुत हो गई बातें, अब तुम आगे चलो। आज रात की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बिल्कुल, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। ये लिंकुन ने आत्मविश्वास से भरे अंदाज में अपनी छाती थपथपाई। येची समेत सभी गार्ड अपनी जगह पर अचंभित होकर जम गए। काफी देर के विराम के बाद उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, भगवान, ये क्यों? क्या वह सचमुच वही व्यक्ति था जिसके बारे में अफवाहें थीं? 5 दिन बाद सुबह के समय ये निवास का सामने का आंगन लोगों से खचाखच भरा हुआ था। शोर और चहल पहल से गुलजार था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैयून शहर विनिमय सम्मेलन ये निवास के चौक में आयोजित किया जा रहा था। इस 10 साल में एक बार होने वाले भव्य आयोजन में भाग लेने के लिए पूरे देश से छोटे बड़े समूह एकत्रित हुए थे। आज ये निवास का सिंदूरी पक्षी द्वार पूरी तरह से खुला था और सभी उपस्थित लोगों को उसी से होकर प्रवेश करना अनिवार्य था। द्वार पर ये परिवार के गार्ड प्रत्येक अतिथि के निमंत्रण पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर रहे थे। बिना निमंत्रण पत्र वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से सख्ती से वंचित कर दिया गया था। ये परिवार के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ शहर की दीवारों पर तैनात थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ भी गलत न हो। ये निवास के बाहर अजगर की तरह फैली एक लंबी कतार थी, जिसमें विनिमय केंद्र में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पंक्ति के अंत में चू फैंग खड़े थे, जो एक विद्वान के वस्त्र पहने हुए थे और उनके हाथ में एक तय करने वाला पंखा था, जो एक कुलीन युवा स्वामी की तरह लालित्य और गरिमा का प्रदर्शन कर रहे थे। उनके बगल में एल्डर बिंग ने आसमानी नीले रंग की अमर पोशाक पहनी हुई थी। उनके हाथ में एक तय करने वाला पंखा था और उनका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। उनसे एक महान, संयमित आभा निकल रही थी। खूबसूरत साधकों से भरी दुनिया में भी वे दोनों अपनी परिष्कृत उपस्थिति और स्वभाव के कारण सबसे अलग दिखते थे। एकमात्र खामी उनके पीछे मौजूद विशाल, साधारण दिखने वाले बाज की थी, जो उनके परिवेश से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। देखते ही देखते चू फैंग का समूह मुख्य द्वार पर पहुंच गया। उसने अनायास ही अपना निमंत्रण पत्र निकाला। निमंत्रण पत्र की जांच कर रहे गार्ड ने तुरंत आदरपूर्ण भाव दिखाया और जल्दी से कहा, माननीय अतिथि, कृपया बाईं ओर चलें। वहां कोई आपका स्वागत करने के लिए मौजूद रहेगा। चू फैंग ने हल्की प्रतिक्रिया दी। द्वार से अंदर जाते ही उनका स्वागत ये परिवार के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने किया। चू फैंग का निमंत्रण देखकर वह जल्दी से आगे बढ़ा और आदरपूर्वक पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस आदरणीय स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हैं? जो पूछना नहीं चाहिए वो मत पूछो, बस आगे बढ़ो, चू फैंग ने शांत भाव से जवाब दिया। जी श्रीमान, उस व्यक्ति ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। ये परिवार के 9वें वरिष्ठ होने के नाते उन्होंने निमंत्रण को स्पष्ट रूप से पहचान लिया था। ये निमंत्रण वैंडाओ अकादमी के शीर्ष 10 प्रमुखों में से एक द्वारा जारी किया गया था। भले ही स्वयं प्रमुख कभी उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनका निमंत्रण पत्र रखने वाला कोई भी व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करता था। अब वह केवल रास्ता दिखाने का काम कर सकता था। कुछ ही देर में समूह एक्सचेंज के मुख्य चौक पर पहुंच गया। वह चौक पहले से ही अनगिनत स्टॉलों से भरा हुआ था, जिनमें हर तरह की चमकदार वस्तुएं लबालब भरी हुई थीं। चू फैंग ने पूछा, इस साल के आदान प्रदान कार्यक्रम में आपके पास किस तरह की अच्छी चीजें हैं? 9वें बुजुर्ग ने उत्तर दिया, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आदरणीय अतिथि किस प्रकार के खजाने की तलाश में हैं, ताकि मैं कुछ सुझाव दे सकूं? चू फैंग ने थोड़ी देर सोचा। मुझे दुर्लभ और अनोखी चीजें पसंद हैं। 9वें बुजुर्ग, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि चू फैंग की पसंद कितनी दुर्लभ या विचित्र मानी जाती थी।
फिर भी उन्होंने खुद को जवाब देने के लिए विवश किया, यदि सम्मानित अतिथि दुर्लभ और विचित्र चीज़ों को पसंद करते हैं तो मैं उन्हें असंख्य खजानों वाले क्षेत्र में जाने का सुझाव देता हूँ। लेकिन वहाँ की वस्तुओं में अच्छे और बुरे में फ़र्क करने के लिए पैनी नज़र की ज़रूरत होती है। चू फैंग ने अपना तय करने वाला पंखा झटका। ठीक है, आगे चलो। इसी बीच काओ यूकियान और अन्य लोग भी असंख्य खजानों वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। जियाओ चेन और ये बेक्सुआन चौक के आसपास यूं ही घूम रहे थे, जबकि निशियुवान और जूक्याचेन सीधे आध्यात्मिक चिकित्सा अनुभाग की ओर चले गए। 9वें बुजुर्ग ने परिचय देते हुए कहा, माननीय अतिथि, यह असंख्य खजानों का क्षेत्र है। यहाँ के सभी विक्रेताओं को ये परिवार द्वारा अनुमोदित किया गया है। हो सकता है कि उनका सामान उनके दावों से पूरी तरह मेल न खाता हो, लेकिन आमतौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं है। चू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और दुकानों को देखने लगा। जब भी उसे कोई दिलचस्प चीज़ दिखती, वह चुपचाप उसे अपनी विनाश दृष्टि से देखता रहता। लेकिन हर बार निरीक्षण के बाद वह बिना कुछ खरीदे ही आगे बढ़ जाता था। कुछ देर बाद आगे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। छोटी जी, इस बैंगनी हेयरपिन को देखो, क्या ये तुम्हारे पहनावे से बिल्कुल मेल नहीं खाती? चू फैंग ने सहज रूप से उधर देखा और एक आभूषण की दुकान पर दो परिचित चेहरों को देखा। काओ यूकियान ने अपने हाथ में एक शानदार, बेहद खूबसूरती से तैयार की गई हेयरपिन पकड़ी हुई थी और वह मुस्कुरा रहा था। उसके बगल में बैठी सोंग झाओई के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, उसकी आंखें अर्धचंद्र की तरह मुड़ी हुई थीं। भाई कियान, आपकी नज़र वाकई कमाल की है। मैंने कुछ कहा भी नहीं और आपको पहले से ही पता चल गया कि मुझे क्या पसंद है। स्टॉल मालिक ने उत्सुकता से कहा, आदरणीय अतिथि, यह एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक खजाना है। हालांकि इसकी आत्मा फिलहाल सुप्त अवस्था में है, लेकिन ये किसी भाग्यशाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है जो इसे जागृत कर सके। चून की युवती को यह इतना पसंद है, इसलिए इसकी निर्धारित कीमत 50,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर है। या आप इसके बदले 1,000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी ले सकते हैं। काओ यूकियान ने हेयरपिन से खेलते हुए कहा, 50,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। ये तो बहुत सस्ता है। मेरे हिसाब से इसकी कीमत 5 मिलियन होनी चाहिए। स्टॉल मालिक ने अजीब सी मुस्कान दी। माननीय अतिथि, कृपया मुझसे इस तरह का मजाक न करें। काओ यूकियान का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। तुम ही तो पहले मुझसे मजाक कर रहे थे। एक उच्च श्रेणी का जादुई उपकरण और तुम उसे उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक खजाना कहने की हिम्मत करते हो। मैं भले ही रंगीन मिजाज का व्यक्ति हूँ, लेकिन मूर्ख नहीं। स्टॉल मालिक, ये लिंकुन ने उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। युवा स्वामी कियान की नज़रें बहुत तेज हैं। काओ यूकियान ने हेयरपिन को वापस स्टॉल पर फेंक दिया। मैं कीमत बता दूंगी, देखो ये तुम्हारे लिए ठीक रहता है या नहीं। रंगे हाथों पकड़े गए दुकानदार ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, माननीय अतिथि, आपकी नज़र वाकई बहुत तेज है। पहले मुझसे शायद कोई गलती हो गई थी। आप अपनी मनचाही कीमत बताइए। काओ यूकियान ने सीधे कहा, 50,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। ये तो बहुत कम है। दुकानदार परेशान दिख रहा था। उसने सोचा था कि वह किसी आसान शिकार को ठग लेगा, लेकिन उसकी जगह उसका सामना एक माहिर व्यापारी से हो गया। अब वह असहज महसूस कर रहा था। काओ यूकियान के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में दिख रहे तनाव ने दुकानदार को कंपकंपा दिया। ठीक है, 50,000 ही सही। काओ यूकियान के प्रभाव से अभिभूत और यह जानते हुए कि वह गलत था, स्टॉल मालिक के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। काओ यूकियान ने लापरवाही से अपनी कमर से एक थैली निकाली, उसमें रखे पत्थरों को गिना और उसे स्टॉल पर फेंक दिया। ये जांचें। स्टॉल मालिक ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसका निरीक्षण किया और अंदर 500 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर देखे। मुस्कुराते हुए उसने कहा, सब ठीक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, अतिथिगण। काओ यूकियान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस मुड़ा और सोंग झाओई के बालों में हेयरपिन लगा दी। धन्यवाद भाई कियान। सोंग झाओई ने प्यारी सी मुस्कान दी। काओ यूकियान मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर स्टॉलों के बीच से आगे बढ़ गई। जैसे ही वे मुड़े, अचानक उन्हें कई परिचित आकृतियां दिखाई दीं। मस्वामी, स्वामिनी, ये शब्द सुनते ही ये लिंकुन और ये परिवार के 9वें बुजुर्ग दोनों स्तब्ध रह गए। उनकी निगाहें सीधे चू फैंग पर टिक गईं। चू फैंग मुस्कुराया, औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी समय हो गया है, लेकिन तुम अब भी पहले जैसे ही अभिमानी युवा मालिक हो। उनके बगल में खड़ी एल्डर बिंग ने काओ यूकियान की बात का खंडन नहीं किया। उनके घूंघट से ढके चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई और उनकी निगाहें उनके प्रति और भी कोमल हो गईं। काओ यूकियान ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया और नीचे झुका लिया। गुरुजी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कृपया मुझे शर्मिंदा न करें। चू फैंग हंस पड़ा, तो अब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है। चलो, काफ़ी समय हो गया है, चलो साथ चलते हैं। जी श्रीमान। काओ यूकियान शियाओई को चू फैंग के पास ले गईं। ये लिंकुन उनके पीछे पीछे एक चूजे की तरह सिर झुकाकर सम्मानपूर्वक बोले, शिष्य गुरु चू को प्रणाम करता है।
चू फैंग ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? काओ यूकियान ने तुरंत समझाया, गुरुजी, वह मेरा एक पुराना दोस्त है, पशु वशीकरण संस्थान का ये लिंकुन। ओह, चू फैंग ने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की और आगे चलता रहा। उनके पीछे पीछे चलते हुए ये परिवार के 9वें बुजुर्ग अंदर ही अंदर बुरी तरह हिल गए थे। चू फैंग की पीठ को घूरते हुए उन्होंने सोचा, सीचू हाफ सेंट वास्तव में स्वयं ये परिवार के आदान प्रदान सम्मेलन में आए हैं। धिक्कार है, हमें उसके आने की सूचना पहले से क्यों नहीं मिली? और परिवार ने तो सिर्फ मेरे जैसे किसी को ही उसे लेने भेजा। क्या चू हाफ सेंट ये परिवार के खिलाफ इस बात को लेकर कोई कार्रवाई करेगा? अब क्या करूं?